चलो, नेक्स्ट जो पार्ट है वो है 6.3 ऑडिट एंगेजमेंट प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन एविडेंस एंड नोटबुक। इसमें से एक क्वेश्चन श्योर एग्जाम में आएगा ही। ठीक है। चलो, पहला इस पे जो पार्ट है वो है ऑडिट एंगेजमेंट। ऑडिट एंगेजमेंट यानी कि तुम लोग ऑडिटर को अपॉइंट करते हो। तो अपॉइंट करने के टाइम पे ऑडिटर को क्या करना है, कंपनी को क्या करना है, ठीक है, वो अपने को यहाँ पे पहले कवर करना है। तो पहली बात तो ये है कि जब भी कोई भी सीए को तुम लोग ऑडिटर के हिसाब से अपॉइंट करते हो, तो पहले उसको इंटीमेट करो कि हम लोग आपको अपॉइंट करने के लिए प्लान कर रहे हैं। ठीक है। तो अगर आपको अपॉइंट किया तो आपका अपॉइंटमेंट वैलिड रहेगा ना, इस पर दी कंपनीज एक्ट प्रोविजन। ऐसा तो नहीं है ना कि आपको ऑडिट अलाउड नहीं है और आप ऑडिट, हम लोग ने आपको ऑडिटर के हिसाब से अपॉइंट कर लिया। तो इसके लिए पहले आप कंफर्म करो कि आप क्वालिफाइड हो कि नहीं। क्वालिफाइड इन द सेंस सीए है, ठीक है, लेकिन उसको एक मैक्सिमम 20 कंपनी का ऑडिट अलाउड रहता है। तो अगर 20 कंपनी ऑलरेडी हो चुका है तो 21st कंपनी उसको अलाउड नहीं होगा। ठीक है। तो वो सब उसको पूछना पड़ेगा कि तुझे अगर अपॉइंट किया तो तेरा अपॉइंटमेंट वैलिड रहेगा या नहीं रहेगा। ठीक है। उसके बाद में कंपनी रिजोल्यूशन वगैरह पास करेगा, उसको ऑडिटर के हिसाब से अपॉइंट करेगा, और अपॉइंट करने के बाद उसको लेटर ऑफ एंगेजमेंट करके एक लेटर इश्यू किया जाएगा, जो है अपना कॉमन अपॉइंटमेंट लेटर। ठीक है। उसमें उसको बताया जाएगा कि हम लोग ने ये पर्टिकुलर ईयर के लिए तुझे ऑडिटर के हिसाब से अपॉइंट किया है। ठीक है। ऑडिट का टाइप क्या है, स्टैट्यूटरी है, इंटरनल है, या कौन से टाइप का ऑडिट है, हम लोग उसको वो इन्फॉर्म करेंगे। हम लोग उसको उसका स्कोप बताएंगे। अगर स्टैट्यूटरी ऑडिट रहेगा तो स्कोप तो कंपनीज एक्ट नहीं बताया, तो बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना लिखने का कि स्कोप फिर भी इस पर कंपनीज एक्ट। लेकिन अगर वो इंटरनल ऑडिट वगैरह है तो उसको क्या क्या चेकिंग करना है, ये अपन वहां पे उसके स्कोप में लिखेंगे कि तुझे स्टॉक चेक करना है, कैश बुक चेक करना है, परचेज चेक करना है, सेल्स चेक करना है, लेकिन बाकी का आइटम चेक नहीं करना। ठीक है। तो स्कोप उसको बताया जाएगा कि उसको क्या क्या एक्सटेंड तक ऑडिट का प्रोसेस फॉलो करना है। रिपोर्टिंग कैसे होगा वो बताना पड़ेगा। अगर स्टैट्यूटरी ऑडिट रहेगा तो उसका रिपोर्ट कंपनीज एक्ट ने खुद बताया है, तो बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इंटरनल रहेगा तो उसको बताना पड़ेगा कि तुझे रिपोर्ट कितने टाइम बाद, कितने फ्रीक्वेंटली देना है, हर हफ्ते देना है, महीने में एक बार देना है, 3 महीने में एक बार देना है, किसको सबमिट करना है, कौन से फॉर्मेट में सबमिट करना है वगैरह। सबसे मेन पार्ट उसका रेम्यूनरेशन कितना रहेगा, रेम्यूनरेशन कैसे पे किया जाएगा, वो भी यहाँ पे लेटर ऑफ एंगेजमेंट में लिखा जाएगा। ठीक है। क्योंकि रेम्यूनरेशन जो है वो कंपनी के शेयर होल्डर्स फिक्स करते हैं इन केस ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट, और इंटरनल ऑडिट के केस पे कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो लोग खुद रेम्यूनरेशन फिक्स करते हैं। ठीक है। तो रेम्यूनरेशन कितना है, अब स्टैट्यूटरी ऑडिट में अगर सपोज फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए का रेम्यूनरेशन है, तो ये 1 लाख रुपया कभी पे करेंगे, पूरा ऑडिट हो जाने के बाद, या हर महीने थोड़ा थोड़ा करके, या तो हाफ हाफ करके, कैसे पे करो। ठीक है। तो वो भी वहां पे लिखा हुआ रहेगा। राइट्स ड्यूटीज ऑब्लिगेशन ऑफ कंपनी एंड ऑडिटर, ये दोनों वहां पे लिखा रहेगा। और उसमें मेन एक पॉइंट रहेगा कि अकाउंट्स लिखने का रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी का है, ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ ऑडिट करने का है। तो यहाँ पे स्कोप में कभी भी ये कवर नहीं होगा कि अकाउंट्स राइटिंग इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ ऑडिटर्स ड्यूटी। ठीक है। क्योंकि ऑडिटर का काम सिर्फ ऑडिट करना है, वो अकाउंट्स लिखेगा। पॉइंट समझ में आया। ठीक है। तो ये पहला है लेटर ऑफ एंगेजमेंट। ठीक है। अब लेटर ऑफ एंगेजमेंट में सीए इंस्टीट्यूट ने भी कुछ रूल्स रेगुलेशंस बताए। अब रूल्स रेगुलेशन क्या बताया है, तो जैसे फॉर एग्जांपल कोई कंपनी आके मुझे बोलती है कि हम लोग आपको नेक्स्ट ईयर के लिए ऑडिटर बना रहे हैं, आप बनोगे क्या। तो मैं पहला क्वेश्चन ये पूछूंगा कि पहले का ऑडिटर कौन था, वो छोड़ के गया कि तुम लोग ने उसको निकाला, कि तुम लोग उसको रीअपॉइंट नहीं करे हो, वो पोजीशन बता। तो अगर सपोज वो बोलता है, कंपनी वाले बोलते हैं कि नहीं वो बीच में छोड़ के चला गया, तो हम लोग बोलेंगे ठीक है, हम लोग आपको पहले उससे मैं कम्युनिकेट करता हूँ, उससे बात करता हूँ, बाद में आपका अपॉइंटमेंट मैं एक्सेप्ट करूंगा। मैं कम्युनिकेट करूंगा राइटिंग में, मैं उसे लेटर भेजूंगा। और ये सब कुछ ऑफिशियली होता है, सी इंस्टीट्यूट नहीं बोला कि इसे कम्युनिकेट करो। ठीक है। मैं उसे पूछूंगा कि तूने क्यों रिजाइन किया, तूने क्यों छोड़ दिया। ठीक है। वो उसका रीजन मुझे बताएगा। और अगर मुझे लगा कि नहीं, वो कंपनी में कोई फ्रॉड वगैरह था, मैनेजमेंट ही कंपनी में बड़े लेवल पे फ्रॉड कर रहा है, ठीक है, और ऑडिटर को धमका रहा था या कुछ और कर रहे थे, इसके लिए ऑडिटर ने छोड़ दिया, तो वैसा एंगेजमेंट मैं एक्सेप्ट नहीं करूं। समझा। तो कम्युनिकेशन विद प्रीवियस ऑडिटर वो भी एक
पार्ट है एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। समझ में आया? ठीक है। और इस पे ऐसे नहीं होता है कि प्रीवियस जो ऑडिटर रहेगा वो इगोइस्टिक बिहेवियर बताएगा कि मैं क्यों बताऊं, तू देख ले तेरा। ऐसा सब नहीं होता है, क्योंकि सी इंस्टीट्यूट ने सीएस को बोला है कि तुम लोग जब भी ऑडिट छोड़ के जाओगे या फिर नया ऑडिट एक्सेप्ट करोगे, दोनों टाइम पे प्रीवियस ऑडिटर से बात करके उससे इंफॉर्मेशन वगैरह लो, ताकि तुम लोग को समझ में आए कि जब भी तुम लोग ऑडिट करोगे तो क्या क्या प्रॉब्लम फेस हो सकता है, कौन से एरिया में प्रॉपरली चेकिंग करना है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव ये है कि ऑडिट होना चाहिए। पैसा कमाना सी इंस्टीट्यूट का ऑब्जेक्टिव नहीं है। वो ऑब्वियसली पैसा तो अच्छा खासा चार्ज करते हैं, लेकिन मेन ऑब्जेक्टिव है कि ऑडिट प्रॉपरली होना चाहिए। तो इसके लिए वो लोग ने ये प्रोविजन डाला कि प्रीवियस ऑडिटर से बात करो, ताकि तुम लोग को समझ में आएगा कि तुम लोग को कौन से एक्सटेंट तक चेक करना है, कौन से एरिया में पहले फ्रॉड एरर्स निकला था, वो एरिया को वापस एक बार डिटेल में चेक करना, ताकि कुछ मिस ना हो जाए। समझ में आया? ठीक है। चलो तभी यहाँ पे देखो, ऐसे 210 करके दिया है। ऐसे 210 agreeing the terms of audit engagement, auditor and the client should agree to the terms of audit engagement prior to commencement of audit। ठीक है। तो दोनों एक ही पॉइंट पे एग्री होने चाहिए। ऐसा नहीं कि क्लाइंट कुछ और बोल रहा है, ऑडिटर कुछ और बोल रहा है, बाद में देखा जाएगा, काम स्टार्ट कर रहे थे। ऐसे नहीं, पहले दोनों जन एक पॉइंट पे एग्री हो जाओ, रेम्यूनरेशन से लेके हर बात के लिए। ठीक है। एक ऑफिशियल लेटर साइन करो और उसके बाद में काम स्टार्ट करो। डायरेक्टली काम स्टार्ट करके बाद में देखा जाएगा रेम्यूनरेशन कितना लेना है वगैरह, ऐसे यहाँ पे नहीं चलता। समझ में आया? The agreed terms should be recorded by the auditor in the audit engagement letter or any other suitable form of written agreement. However, if the law or regulation prescribes in sufficient detail the terms of audit engagement, the auditor need not to record them in written agreement। ठीक है। तो ऑडिटर यहाँ पे एंगेजमेंट लेटर पे तब भी साइन करेगा, तब भी बनाएगा जब भी दोनों पार्टीज एग्री होते हैं। लेकिन अगर उसका जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो अगर एक्ट नहीं बना दिया है, यानी कि अगर सपोज मुझे बोला गया कि स्टैट्यूटरी ऑडिट करना है कोई कंपनी का, तो उस पे क्या काम करना है वो कंपनीज एक्ट ने डिसाइड किया है, तो मैं एज एन ऑडिटर या फिर कंपनी वो ये काम को कम ज्यादा नहीं कर सकते, वो एक्ट खुद डिसाइड करता है। तो उस पर अगर लेटर ऑफ एंगेजमेंट नहीं भी रहेगा तो भी चलेगा, सिर्फ एक रिजोल्यूशन जो पास हुआ रहेगा कंपनी के साइड से कि हम लोग आपको ऑडिटर के हिसाब से अपॉइंट कर रहे हैं, उसका एक कॉपी लेके रखो एज अ प्रूफ कि हम लोग को ये कंपनी ने अप्रोच किया था, ये कंपनी ने हम लोग को अपॉइंट किया है। समझ में? बाकी अगर इंटरनल ऑडिट रहेगा, कॉन्करेंट ऑडिट रहेगा, या फिर कोई जनरल स्टॉक ऑडिट वगैरह कुछ रहेगा, स्पेसिफिक ऑडिट, तो उस पे लेटर ऑफ एंगेजमेंट कंपलसरी रहना चाहिए। या तो कंपनी बनाएगा, सीए साइन करेगा, या तो सीए बनाएगा और कंपनी को साइन करवाने को लगाएगा। लेकिन उसका एक कॉपी सीए के पास रहना कंपलसरी है। वो उसके पास लीगल प्रूफ है कि अगर आगे चल के कुछ कोर्ट में केस वगैरह गया तो बताएगा कि देखो मुझे ये ही काम बोला था, इसके लिए मैंने ये चेक किया। इसके अलावा बाकी एरिया में तो कुछ फ्रॉड एरर निकला तो वो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी में काउंट नहीं होता। आया समझ में? ठीक है। चलो ये कंटेंट ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट लेटर ये क्या क्या रहेगा? तो पहला, ऑब्जेक्टिव स्कोप ऑफ एंगेजमेंट। ठीक है। क्यों अपॉइंट कर रहे हैं वो क्लियरली लिखने का कि फॉर ऑडिट पर्पस उसको अपॉइंट कर रहे हैं। ऑडिट पर्पस उसका अपॉइंट कर रहे हैं। ऑडिट कौन से चीज का कर रहे हैं, कौन से टाइप का ऑडिट है वो वहां पे क्लियरली लिखो, स्टैट्यूटरी है, इंटरनल है, कॉन्करेंट है, स्टॉक ऑडिट है। ठीक है। मैनेजमेंट ऑडिट है, कौन से टाइप का ऑडिट है, उसका स्कोप क्या रहेगा, क्या क्या काम करना है वो वहां पे क्लियरली लिखो। सेकेंड मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। वहां पे क्लियरली लिखा जाएगा कि अकाउंट्स राइटिंग इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इज जस्ट टू चेक द ट्रूथ एंड फेयरनेस ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है।
नेक्स्ट, एग्जिस्टेंस ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशन, ये भी क्लियरली लिखा जाएगा कि ऑडिटिंग विल नॉट बी डन इन डिटेल, इन डेप्थ, ठीक है, इट विल बी बेस्ड ऑन टेस्ट चेकिंग। तो टेस्ट चेकिंग में सब कुछ चेक नहीं हो रहा है, सो देर इज इनहेरेंट लिमिटेशन इन द ऑडिट, इट डू नॉट एंश्योर दैट देर इज नो एरर्स और फ्रॉड्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट द एंड ऑफ ऑडिट, ठीक है। तो अगर ऑडिट हो जाने के बाद भी अगर फ्रॉड एरर्स मिला तो बोलेगा कि देखो मैंने इनहेरेंट लिमिटेशन पहले ही क्लाइंट को बोला था कि मैं सब कुछ चेक नहीं करने वाला हूँ, मैंने जो चेक किया अगर उसमें फ्रॉड एरर नहीं मिला तो मेरा गलती नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर कुछ अपेरेंट था कि नहीं यहाँ पे फ्रॉड एरर क्लियरली दिख रहा था, फिर भी अगर ऑडिटर ने वो नहीं फाइंड किया और रिपोर्ट में नहीं कवर किया तो उसको गिल्टी गिना जाए। यानी कि अगर वो दिख रहा है क्लियरली, कि नॉर्मल बंदा भी बोल सकता है, वो तो ऑडिटर है, वो तो स्पेशलाइज नॉलेज वाला है, तो उसको तो समझ में आना ही चाहिए कि भाई फ्रॉड एरर रहेगा, फिर भी अगर उसे चेक नहीं किया, उसको पता नहीं चला, तो वो फिर प्रोफेशनली मिसकंडक्ट में वो काउंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट, नीड फॉर यूज ऑफ इंटरनल ऑडिटर। यहाँ पे अगर इंटरनल ऑडिट कंपनी का ऑलरेडी हो रहा है तो ऑडिटर यहाँ पे लिख देगा कि मैं इंटरनल ऑडिट का जो रिपोर्ट है वो भी मैं यूज करूंगा, इंटरनल ऑडिट ने जो काम किया हुआ है मैं उसका भी सजेशन ले लेके मैं अपना काम करूंगा। तो इंटरनल ऑडिट को भी मैं बेस बना रहा हूं, समझ में आया। नेक्स्ट, मैनेजमेंट कंफर्मेशन लेटर, ये जनरल मैनेजमेंट के साइड से कंफर्मेशन लेटर्स वगैरह वो लेते हैं कि ये अकाउंट्स राइटिंग से लेके जो काम हुआ है उस पे जो जो ऑडिटर को रिस्पॉन्स मीन्स जो जो इन्फॉर्मेशन वगैरह चाहिए वो सब आप प्रोवाइड करोगे वगैरह। अथॉरिटीज कौन कौन है, साइनिंग अथॉरिटीज कौन कौन है, किसको क्या राइट्स है वगैरह, वो सब वहां पे लिखा जाता है। नेक्स्ट, रिस्ट्रिक्शन एंड लिमिटेशन ऑफ ऑडिटर्स लाइबिलिटीज, अगर ऑडिटर का लाइबिलिटीज अगर कुछ रिस्ट्रिक्ट हो रहा है या लिमिट हो रहा है तो वो ऑडिटर यहाँ पे क्लियरली लिख देगा कि ये पॉइंट मेरे लाइबिलिटी में काउंट नहीं होता है, इसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। स्टैट्यूटरी ऑडिट में ये नहीं हो। ऑडिटर मतलब पॉइंट है, ठीक है, ऑब्वियसली स्टैट्यूटरी ऑडिट का कोई लिमिट है ही नहीं, तो जिसने भी जो भी काम किया है इसके रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है कि उसको चेक करना पड़े, ठीक है। तो अगर सपोज इसे बोला कि इंटरनल ऑडिटर ऑलरेडी था तो मुझे लगा कि उसे बराबर चेक किया रहेगा इसलिए मैंने चेक नहीं किया, तो वो बचेगा नहीं, कोर्ट उसको पनिश करेगा कि तुझे स्टैट्यूटरी ऑडिटर बनाया तो तुझे क्रॉस वेरीफाई करना चाहिए था कि उसे बराबर काम किया कि, समझ में आया। चेकिंग तो उसको करना ही पड़ेगा। इवन ब्रांच का ऑडिटर का भी अगर कुछ गलती रहेगा, ठीक है, जैसे कोई ब्रांच है, फॉर एग्जांपल हेड ऑफिस मुंबई में और ब्रांच बैंगलोर में, तो अब यहाँ का सीए दो जगह का अगर ऑडिट नहीं कर पा रहा है तो बोलेगा कि ब्रांच के लिए दूसरा ऑडिटर अपॉइंट करो, उसको बोलो कि रिपोर्ट मुझे फॉरवर्ड करे। तो वो केस में भी स्टैट्यूटरी ऑडिटर को ब्रांच ऑडिटर से भी इंक्वायरी करना चाहिए कि वहां पे क्या क्या तुझे पता चला, तूने क्या क्या चेक किया वगैरह। अगर उसको डाउट है कि ब्रांच ऑडिटर ने बराबर से काम नहीं किया है तो उसको ब्रांच पे विजिट करके वापस री ऑडिट भी करना पड़े, वो उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। यानी कि ब्रांच ऑडिटर अपॉइंट किया तो ये अपना हाथ निकाल देगा, ऐसे नहीं होता। यानी कि अगर ब्रांच में कोई फ्रॉड एरर मिला तो ब्रांच ऑडिटर तो जाएगा ही, साथ में स्टैट्यूटरी भी जाएगा कि तूने फर्दर इंक्वायरी क्यों नहीं की। अब इसको नॉन गिल्टी अपना प्रूव करना पड़ेगा कि मैंने वो उससे इंक्वायरी किया था, उसने मुझे आंसर दिया, वो सेटिस्फैक्टरी लगा, इसके लिए मुझे डाउट नहीं आया वगैरह, लेकिन वो उसको प्रूव करना पड़ेगा। अगर वो प्रूव कर पाए तो बचेगा, लेकिन ब्रांच ऑडिटर तो जाएगा ही, समझा। नेक्स्ट, बेसिस ऑफ कंपटीशन ऑफ ऑडिट फीस, ऑडिट फीस कैसे डिसाइड हुआ है, जनरली ये कुछ परसेंटेज ऑफ टर्नओवर नेटवर्थ वगैरह है, ठीक है। तो कंपनी का जितना टर्नओवर यानी कि सेल्स रहेगा उसका 0.5% वगैरह, तो एक एग्जाम्पल के फॉर्म में, तो वैसे वो लोग रेम्यूनरेशन वगैरह फिक्स करते हैं, ठीक है। बिलिंग अरेंजमेंट, बिल कैसे इश्यूज होगा, ठीक है, यानी कि जैसे मैंने बोला कि पूरा पैसा पूरा ऑडिट हो जाने के बाद पे करेंगे, तो ऐसे नहीं चलेगा क्योंकि सीए को भी खुद का खर्चा रहेगा ना, उसका स्टाफ है, उसका रेम्यूनरेशन देना है, उसको ट्रैवलिंग कॉस्ट वगैरह सब लगेगा, ठीक है। तो वो टाइम टू टाइम पीरियोडिकल बिलिंग इश्यू करेगा और वो लोग वो पार्ट पेमेंट करते जाए, ठीक है। तो बिलिंग अरेंजमेंट कैसे रहेगा, फॉर्म ऑफ रिपोर्ट एंड अदर कम्युनिकेशन ऑफ एंगेजमेंट, रिपोर्टिंग कैसे होगा, स्टैट्यूटरी ऑडिट में रिपोर्टिंग का बात करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कंपनीज एक्ट का जो फॉर्मेट है वही एप्लीकेबल होगा, लेकिन जो बाकी का फॉर्म रहेगा ऑडिट का वहां पे रिपोर्ट का टाइप बताना पड़ेगा। वैलिडिटी ऑफ रिपोर्ट ये जस्ट टाइम पास है,
रिपोर्ट कौन से टाइम पीरियड के लिए वो इश्यू करेगा, यानी कि 3 महीने का ऑडिट रिपोर्ट है, 6 महीने का है वगैरह। ठीक है, स्टैट्यूटरी में तो पूरे साल का ही रहता है, तो उसको बताने की जरूरत नहीं है। लिमिट ऑन सबमिशन ऑफ रिपोर्ट टू अदर अथॉरिटीज, ये कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी ने बैंक से लोन लिया, लोन के लिए कंपनी का जो स्टॉक है वो सिक्योरिटी के हिसाब से दिया। अब बैंक बोल रहा है कि इसका ऑडिट कराओ, स्टॉक ऑडिट कराओ और स्टॉक का वैल्यू बैंक को सबमिट करो। ठीक है, तो ऐसे केस में ऑडिट करवाने वाला बंदा कौन है, तो कंपनी है। अपॉइंट कौन कर रहा है, कंपनी कर रहा है, लेकिन उसको जो रिपोर्टिंग है वो किसको जाएगा, तो बैंक को जाएगा। तो ऐसे केस पे वो भी लिखना पड़ेगा कि ये जो रिपोर्ट आप सबमिट करोगे दैट वुड बी फॉरवर्डेड टू बैंक ऑल्सो। आया समझ में? तो अदर अथॉरिटीज को भी अगर इश्यू करना है तो वो भी दोनों को बताना पड़ेगा। तो ये हुआ लेटर ऑफ एंगेजमेंट। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन मीन्स हर एक के ऊपर एक शॉर्ट नोट या फिर एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है। सिचुएशन बेस्ड भी क्वेश्चन दे सकते हैं कि मिस्टर एक्स हैज बीन अपॉइंटेड बाय दिस एंड दिस कंपनी एज एन ऑडिटर फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट लेटर एंड व्हाट शुड बी द कंटेंट, ऐसा करके लोग क्वेश्चन पूछे। आया समझ में? तो दोनों को यही जो पॉइंट्स अभी हमने कवर किया कि ऑडिट एंगेजमेंट लेटर क्या रहता है वगैरह, और उस पर क्या क्या कंटेंट रहेगा, वो दोनों को लिख के आने। समझ में आया? अब दूसरा पार्ट है, दूसरा क्वेश्चन है ऑडिट प्रोग्राम। ओके, ऑडिट प्रोग्राम। चलो, अभी ऑडिट प्रोग्राम बेसिकली क्या रहता है, तो एक बार अपॉइंटमेंट हो जाने के बाद में ऑडिटर को पूरा एक प्लान प्रोग्राम बनाना पड़ेगा कि हम लोग स्टार्ट टू एंड ऑडिट कैसे करने वाले हैं। ठीक है, तो उस पे वो हर डिटेल चीज कवर करेगा कि टीम कौन रहेगा, कौन कौन टीम के मेंबर्स रहेंगे, कभी जाएंगे, कितने दिन में ऑडिट करेंगे, रिपोर्ट कौन बनाएगा। ठीक है, कौन सा स्टाफ क्या काम करेगा, कोऑर्डिनेशन वगैरह कैसे होगा। ठीक है, कौन कौन से एरियाज में ऑडिट करना पड़ेगा। अगर मल्टीपल जगह पे ब्रांचेज वगैरह है तो कौन से ब्रांच पे कभी जाएंगे, तो ये सब चीज का एक प्रोग्राम, डिटेल प्रोग्राम ये लोग को बनाना पड़ेगा। तो ये प्लानिंग स्टेज है। अगर यहाँ पे उन्होंने प्रॉपरली ऑडिट प्रोग्राम वगैरह नहीं बनाया तो लोग ऑडिट ऑन टाइम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। बाद में लास्ट लास्ट पे क्या होता है कि उनको घाई घाई में जो कुछ मैटर्स है वो बराबर से चेक ही नहीं किया, सिर्फ नाम के लिए फाइल उठाया, 2 मिनट में टिक मार्क वगैरह किया, कुछ पेपर्स निकल गए कि चलो हमने ये चेक कर लिया। ठीक है, बाद में रिपोर्ट बना के सबमिट कर दिया, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। इसके लिए टाइम बाउंड अपना स्टार्ट टू एंड पूरा काम अपने को पता रहना चाहिए कि कौन से दिन पे क्या काम कर। सेल्स पहले दिन पे, परचेज दूसरे दिन पे, कैश बुक तीसरे दिन पे, ऐसे हर एक दिन का प्रोग्राम फिक्स रहना चाहिए और उसके हिसाब से लोगों को काम करना है, तो वो लोग ऑन टाइम पूरा ऑडिट का प्रोजेक्ट कंप्लीट कर पाए। ठीक है, तो पहले लाइन में देखो, द ऑडिट प्रोग्राम इज डिटेल्ड प्लान of the auditing work to be performed, specifying the procedure to be followed in verification of each item and the financial statement and estimated time required. ठीक है, तो ये पूरा एक डिटेल्ड प्लान है, डिटेल्ड प्लान है
कि टाइम बाउंड वे से अपन कैसे ये कवर करेंगे। To be more comprehensive, the audit program is a written plan containing the exact detail with regard to conduct of the particular audit. It is a description or memorandum of the work to be done during the audit. The audit program serves as a guide in arranging and distributing the audit work as well as checking against the possibility of omission. तो कोई भी काम मिस नहीं होना चाहिए, ओमिट नहीं होना चाहिए, और प्रॉपर कौन क्या काम करेगा ये अपने को यहाँ पे प्रोग्राम में कवर करना है। ऐसे 300 वो प्लानिंग ऑफ एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसके ऊपर है, ठीक है। द ऑडिटर शुड प्रिपेयर अ रिटन ऑडिट प्रोग्राम setting forth with the procedures that are needed to be implemented while carrying out the audit plan. He may take into account the reliance to be placed on internal control. The auditor has some flexibility in deciding whether when to perform the audit procedure, but sometimes he may have no discretion of timing, such as observing the stock taking by the client's personnel. The audit program should consider the previous year's audit program, and this may be modified if necessary. यहाँ तक का ये जो पूरा पैराग्राफ है, सेकेंड पैराग्राफ, वो टिक मार्क करो, और फर्स्ट पैराग्राफ का जो पहला 2 लाइन है, ठीक है, टाइम रिक्वायर्ड तक, वो टिक मार्क करो। तो ये पॉइंट क्या बता रहा है, देखो, सबसे पहले रिटर्न ऑडिट प्रोग्राम, ओरल नहीं, यानी कि सीए अपने केबिन में अपने स्टाफ को बुलाता है और उसको बोल दे रहा है कि तो ये काम कर, वो ऑडिट प्रोग्राम में काउंट नहीं होता, ठीक है, राइटिंग में रहना चाहिए, ठीक है। तो इट शुड बी रिटन, फर्स्ट पॉइंट, बहुत ही डिटेल में रहना चाहिए, ठीक है। प्रोसीजर टू बी फॉलोड, ये उस पर क्लियरली लिखा हुआ रहना चाहिए, ठीक है। सेकेंड लाइन में लिखा हुआ है कि वो इंटरनल कंट्रोल के ऊपर रिलायंस रख सकता है। इंटरनल कंट्रोल के ऊपर रिलायंस रख सकते हैं, इसका मतलब कि अगर सपोज कोई कंपनी है जिसका इतना स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी वगैरह उन्होंने बनाया है कि यहाँ पे फ्रॉड्स एरर्स का चांसेस काफी नेग्लिजिबल, ठीक है, एकदम सिस्टमेटिक हर चीज का काम होता है। तो सीए गया वहां पे जाके उसे ऑब्जर्व किया कि ये लोग कैसे काम कर रहे हैं, सब कुछ सिस्टमेटिकली काम हो रहा है, एक जन एंट्री पास कर रहा है, दूसरा जन उसको चेक कर रहा है, चेक बनाने वाला बंदा अलग है, साइन करने वाला बंदा अलग है, ठीक है। अकाउंटिंग का फाइल्स वगैरह एकदम प्रॉपरली वो लोग ने सेफ गार्ड करके रखा है, फाइल से हवा पड़ा नहीं रहता है, डॉक्यूमेंट से हवा पड़ा नहीं रहता है कि उसका मिसयूज वगैरह हो जाए। प्रॉपर एक रूम है कि जहाँ पे उन्होंने फाइल्स वगैरह अरेंज करके रखा है, फाइल्स को प्रॉपरली नंबरिंग वगैरह दिया है, ठीक है, एकदम डिटेल्ड सब काम चल रहा है। तो ऐसे केस में फ्रॉड्स एरर का चांसेस कंपनी के साइड से बहुत कम। तो ऐसे केस में अगर ऑडिटर ज्यादा डिटेल में ऑडिट नहीं करेगा तो भी चलेगा, क्योंकि वो रिलायंस रख सकता है ऑन द इंटरनल कंट्रोल ऑफ द कंपनी। देखिए, अगर कोई कंपनी ऐसा है कि जहाँ पे वो ऑफिस में गया, स्टाफ यहाँ वहाँ घूम रहा है, बातें कर रहा है, फाइल से हवा पड़ा है, कोई डॉक्यूमेंट फाइल के बाहर है, कोई ड्रॉवर ओपन पड़े है, ड्रॉवर के अंदर कोई डॉक्यूमेंट है, एक पेपर मांगा तो वो 10 फाइल ढूंढ रहा है, उसमें से एक पेपर मुश्किल से मिला, दूसरा मिला ही नहीं। अगर ऐसा सब सिस्टम रहेगा, ये एम्प्लॉइज को प्रॉपर लॉगिन नहीं है, एक ही लॉगिन सब लोग यूज कर रहे हैं, 5 एम्प्लॉय के बीच में एक ही लॉगिन आईडी, ठीक है, तो ऐसे सब में फ्रॉड एरर इजीली हो सकता है। तो वैसे केस में उसको डिटेल ऑडिट करना पड़ेगा, वो एम्प्लॉइज के ऊपर या कंपनी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता, इंटरनल कंट्रोल बहुत वीक है। पॉइंट समझा, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा कि वो ऑडिट प्रोग्राम जो बनाएगा उस पर उसको फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है, यानी कि अगर उसको वो प्रोग्राम को चेंज करना है तो वो कर सकता है, ठीक है। यानी कि ऐसा नहीं कि एक बार प्लान बनाया गया, जैसे फॉर एग्जांपल आज सेल्स का बिल, तो सेल्स का बिल ही चेक करो। सपोज सेल्स वाला बंदा अगर उस दिन कोई मीटिंग में गया है, अवेलेबल नहीं है, तो परचेज का बिल चेक कर लो, परचेज वाला अवेलेबल है एम्प्लॉई। पॉइंट समझा, ठीक है। तो कुछ फ्लेक्सिबिलिटी रहता है, लेकिन कुछ जगह पे फ्लेक्सिबिलिटी मे भी पॉसिबल नहीं भी रहेगा। अगर उसको टाइम बाउंड 7 दिन में अगर ऑडिट करना है तो उसको एक भी दिन डिले करना वगैरह अलाउड नहीं होगा, जो दिन जो काम बोला है वो होना ही चाहिए, ठीक है। तो बड़े फर्म्स जो रहते हैं वो लोग को फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलता है, क्योंकि उनके पास बहुत काम रहता है, ठीक है। और प्रीवियस ईयर का जो ऑडिट प्रोग्राम रहेगा उसी को तुम लोग ये साल भी यूज कर सकते हो। प्रीवियस ईयर का जो दोनों का एक्सपीरियंस रहेगा उसके हिसाब से तुम लोग वो ऑडिट प्रोग्राम थोड़ा बहुत मॉडिफाई करो, बाकी वो यूज कर लो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कुछ नोट्स बनाया, ठीक है, अब नेक्स्ट बैच लूंगा तो पूरा कुछ जीरो से नोट्स थोड़ी बनाऊंगा, जो प्रीवियस ईयर का बैच था उसी के नोट्स को जो मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड है
नए क्वेश्चन ऐड करने, कुछ एडिशनल पार्ट जो एग्जाम में नहीं आता डिलीट करना है वगैरह, वो एडलेस करके अपने नोट्स को मैं वापस यूज कर सकता हूँ। तो सेम ऑडिट प्रोग्राम के लिए भी एप्लीकेबल होगा। अगर तुम लोग ने प्रीवियस अपने कुछ ऑडिट प्रोग्राम ऑलरेडी वो कंपनी का बनाया था, तो उसे कोई मॉडिफाई करके ये बार भी यूज कर, वापस जीरो से बनाने की जरूरत नहीं। ठीक है। चलो अभी ऑडिट प्रोग्राम देखो, आगे क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। दो पार्ट में क्लासिफाई होगा। पहला पार्ट कि जो कॉमन रहेगा फॉर ऑल दी ऑडिट, और एक दूसरा रहेगा जो स्पेशल प्रोग्राम रहेगा फॉर दिस पर्टिकुलर ऑडिट असाइनमेंट। ठीक है। अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, अभी ऑडिट कैसे करना है, वो तो प्रोसेस सेम ही है। तो ना वाउचिंग करोगे, वेरिफिकेशन करोगे, फिजिकली असेट जाके चेक करोगे, ये सब काम तो करोगे। ये तो हर ऑडिट में करना है, तो उसके लिए बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, वो सब कॉमन है। ठीक है। तो एक बार बनाओ और हर कंपनी के लिए वो यूज करो। ठीक है। जो दूसरा पार्ट है वो है स्पेशल ऑडिट प्रोग्राम। ये क्या है, तो तुम लोग जब जो कंपनी में जा रहे हो, वो कंपनी का खुद का बिजनेस फीचर्स अलग अलग रहेगा। ठीक है। हर एक का बिजनेस स्टाइल, उसके प्रोडक्ट्स, उसके डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसके कस्टमर बेस, उसका एरिया ऑफ ऑपरेशन, ठीक है, ये सब कुछ अलग रहेगा। तो वो सेम नहीं रहता। अब आईटी कंपनी का जो एक्सपीरियंस है, अपन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में अप्लाई नहीं कर सकते। आईटी पूरा सर्विस ओरिएंटेड इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग पूरा अलग है। आईटी में स्टॉक वगैरह कम रहेगा, यहाँ पे स्टॉक ज्यादा रहेगा। पॉइंट समझा? ठीक है। तो एक कॉमन ऑडिट प्रोग्राम बना के रखो, लेकिन उसमें जो कंपनी का तुम लोग ऑडिट कर रहे हो, वो कंपनी के लिए स्पेसिफिक ऑडिट प्रोग्राम तुम लोग को बनाना पड़ेगा। ठीक है। चलो, अब एडवांटेजेस क्या है, इंपोर्टेंट मार्क करो, एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। पहला है कि ये रेडी चेक है। रेडी चेकलिस्ट है। ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, एक ऑडिट प्रोग्राम पहले ही सीए ने बना के रखा रहता है। ठीक है। तो उस पर चेकलिस्ट रहता है, स्टॉक चेक किया क्या, कैश बुक चेक किया क्या, ये चेक किया क्या, ऐसा पूरा एक लिस्ट बना के रखा रहता है। जो स्टाफ है ना, उसको बोलते हैं टिक मार्क करते जाना, कौन से डेट को चेक किया वो डेट वहां पे लिखते जाना। तो स्टॉक चेक किया तो वो वहां पे टिक मार्क करेगा, डेट डाल देगा कि ये डेट को मैंने चेक किया। तो ब्लैंक पेपर रहेगा वो चेकलिस्ट का। ठीक है। उसको लोग प्रिंट आउट निकाल के अपने एम्प्लॉयज को दे देंगे। बोल देंगे ये जाओ, ये चेक करो और टिक मार्क करके डेट वाइज लिखते जाओ, जो जो क्वेश्चंस रहेगा साइड में लिखते जाओ। ठीक है। तो रेडी चेकलिस्ट एम्प्लॉयज को मिलेगा। तो स्टाफ को जाके वहां पे सोचने की जरूरत नहीं कि अभी आज मैं क्या करूं। समझ में आया? चेकलिस्ट देखो और काम स्टार्ट कर दो। सेकंड है कि जो वर्क है दैट कैन बी प्रॉपरली एलोकेटेड। ठीक है। तो जो आर्टिकल वाले रहेंगे या फिर जो पेड स्टाफ रहेगा, वो सभी को अपन वर्क प्रॉपरली एलोकेट कर पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, ऑडिटर में इजीली नो द एक्सटेंड ऑफ वर्क डन बाय स्टाफ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। अभी तक कितना काम हो चुका है और कितना काम बाकी है, चेकलिस्ट में जितना टिक मार्क हो गया है वो काम हो गया है, और जो टिक मार्क करना बाकी है वो काम बाकी है। तो वो कितना दिन लगेगा वो उसका अंदाजा लगा सकते। ठीक है। नेक्स्ट। नेक्स्ट में इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखो, उसको हाईलाइट करो, लास्ट वर्ड नेक्स्ट पॉइंट का। यहाँ पे जो चेकलिस्ट बनाया उसमें वो टिक मार्क कर रहे, डेट डाल रहे और साइन कर रहे। तो वो काम किसने चेक किया, वो काम किसने किया, उसका नाम आ रहा है। तो अगर सपोज स्टॉक ऑडिट, सपोज सिद्धेश ने किया, उसे वापस साइन मारा और बाद में स्टॉक में गड़बड़ निकला, तो सीए को तुम लोग को इंक्वायरी करने की जरूरत नहीं है। उसको पता है कि सिद्धेश ने वो काम किया था, तो सिद्धेश को पकड़ो, उसको पूछो कि तूने चेक किया, तुझे क्यों मिला नहीं है। पॉइंट समझा? तो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ पे असाइन हो जाता है। नेक्स्ट है यूनिफॉर्मिटी ऑफ वर्क। ठीक है। हर एक ऑडिट के लिए सेम सिस्टम है, तो एक यूनिफॉर्म सिस्टम सेटअप हो जाता है। तो स्टाफ को बार बार नया नया एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। एक बार एक ऑडिट के लिए जो सिस्टम फॉलो किया वो हर चीज के लिए, हर ऑडिट के लिए अपन फॉलो करते रहेंगे। आगे देखो, डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिया हुआ है।
सिलेक्शन ऑफ टीम मेंबर्स दिया है एंड डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिया है। तो ऑडिट के लिए कौन कौन से टीम मेंबर्स को अपन अपॉइंट करेंगे और वो लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी क्या रहेगा ये अपन डिसाइड करेंगे। नेक्स्ट में एविडेंस वर्ड को हाईलाइट करो। ये एक लीगल एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। अगर किसी ने क्लेम किया कि ऑडिटर ने बराबर से काम नहीं किया है तो ये ऑडिट प्रोग्राम बताएगा, उस पर चेकलिस्ट रहेगा, चेकलिस्ट पे डेट वाइज साइन किया हुआ है, ठीक है, वो सब कुछ वो बता सकता है कोर्ट ऑफ लॉ में कि देखो मैंने ये डेट को ये काम किया। आया समझ में? नेक्स्ट ये पॉइंट रिपीटेड है, सिलेक्शन ऑफ टीम मेंबर्स, डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट है नो नेग्लिजेंस ऑन हिज पार्ट, और आगे है रीजनेबल केयर एंड स्किल, ठीक है। तो नेग्लिजेंस बोला तो इसपे ऑडिटर ने कुछ चीजों में ध्यान नहीं दिया, ठीक है, उसे नेग्लिजेंस बोलते हैं। कि प्रॉपरली काम नहीं किया तो नेग्लिजेंटली काम किया, ठीक है। तो वैसा नेग्लिजेंस वगैरह यहाँ पे कुछ उसका अगर पॉसिबिलिटी रहेगा तो ऑडिट प्रोग्राम रहेगा तो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा और रीजनेबल केयर एंड स्किल अपन अप्लाई कर पाएंगे। डिसएडवांटेज क्या है? ऑडिट प्रोग्राम रहेगा, अभी फॉर एग्जांपल मैंने अगर तुम लोग को बोला कि तुम लोग यहाँ से फॉर एग्जांपल यहाँ से थाना कोई पर्टिकुलर काम के लिए जाओ, तो मैंने बोला कि तुम लोग को 11:30 का ट्रेन पकड़ने का, वहाँ पे इतने बजे उतरने का, वहां से इतने बजे रिक्शा पकड़ने का, इतने बजे पहुंचने का, फाइल देने का, और वही टाइम पे वापस आने का। तो एक रिजिडिटी आ जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगा, ठीक है। बाद में अगर मैंने बीच पे कुछ बोला कह रहे ये भी काम करके आ, तो बोले कि नहीं नहीं मेरा ये प्लान है, मैं और कुछ नहीं करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम होता है, अगर ऑडिट प्रोग्राम रहेगा ना तो ऑडिट स्टाफ स्ट्रिक्टली प्रोग्राम को फॉलो करता है। तो अगर वो क्रिएटिव बंदा है, वो कुछ और नए चीजों को एक्सप्लोर कर सकता है, तो वो नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका प्रोग्राम फिक्स है, रिजिडिटी आ गया। दूसरा ये है कि अगर सपोज कुछ फ्रॉड एरर वगैरह मिल रहा था तो इसको टाइम लिमिट दिया था, कितने टाइम में ये काम खत्म कर, थोड़े गारे मेरा काम खत्म नहीं हो तो बहुत चिल्लाएगा। तो उसको थोड़ा सा हिंट मिला कि ये में फ्रॉड एरर है, लेकिन वो टाइम बाउंड था, इसके लिए उसे आगे इंक्वायरी नहीं किया, तो वैसा भी हो सकता है। तो ये सब डिसएडवांटेज है ऑडिट प्रोग्राम, समझा? तो पहला बिकम्स मैकेनिकल, ये मैकेनिकल हो जाता है, ठीक है। ऑडिटर में लूज इंटरेस्ट एंड इनिशिएटिव, तो क्रिएटिव लोग ये काम के लिए बराबर नहीं है। अननेसेसरी फॉर स्मॉल कंसर्न, अरे जिसका ट्रांजेक्शन ही 20-30 है साल का, उस पर क्या प्रोग्राम बनाओगे? प्रोग्राम बनाते बनाते वो 20-30 ट्रांजेक्शन चेक हो जाए, ठीक है। तो स्मॉल एंटिटीज के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। अ, जो इनएफिशिएंट स्टाफ है वो यहाँ पे से साइन मार के अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच सकते हैं। गोडाउन में गए, पूरा दिन बैठ के टाइम पास किया, शाम को आए, स्टॉक चेक कर लिया बराबर है, साइन मार दिया, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा? तो प्रोग्राम वो एंश्योरिटी नहीं है कि अगर वो प्रोग्राम में साइन मारा नहीं कि वो चेक हुआ ही है, वो सीए को क्रॉस वेरीफाई करना पड़ेगा। इसके लिए सीए, नॉर्मली सीए फर्म का वर्किंग कैसे रहता है कि सीए नॉर्मली सुबह से क्लाइंट प्लेस पे आर्टिकल वालों को भेज देता है, मैंने बोलता है कि शाम को ऑफिस आ जाना, तो शाम को ऑफिस पे बुलाता है और ऑफिस से बुला के एक एक को केबिन में बुलाता है और उसका डायरी चेक करता है, क्या क्या काम किया बता, और उसको क्वेश्चन पूछता है कि इसमें क्या था बता, कितना बिल चेक हुआ बता, कौन से डेट का चेक किया, जीएसटी कितना रेट है, कौन से प्रोडक्ट है, वो सब पूछेगा। अगर इसे चेक नहीं किया रहेगा तो वो आंसर दे नहीं पाएगा ना, तो तुरंत पकड़ा जाएगा, समझा? तो सीए को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि ये ऑडिट प्रोग्राम में तो वो साइन मार रहा है लेकिन सच्ची में उसे काम किया है कि नहीं, ठीक है, ऐसा होता है। चलो, रिजिड प्रोग्राम कैन नॉट बी लेड डाउन फॉर ईच टाइप ऑफ बिजनेस, हर बिजनेस के लिए एक ही प्रोग्राम काम नहीं करेगा। चलो, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन,
ऑडिट वर्किंग पेपर्स करके इसे बोलते हैं। इंपॉर्टेंट मार्क करो इसको भी, ये पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ऑडिट वर्किंग पेपर्स। चलो उसमें देखो सेकंड पैराग्राफ में ऐसे 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, वो क्या बोल रहा है? Audit working paper, also called as audit documentation, refer to the record of audit procedures performed, relevant audit evidence obtained, and conclusions the auditor reached. ठीक है? तो इसमें जो रिकॉर्ड उसे कलेक्ट किया ड्यूरिंग द प्रोसीजर ऑफ ऑडिट, ठीक है, जो एविडेंसेस कलेक्ट किया और जो कंक्लूजन ड्रॉ किया, वो सबके लिए जो पेपर्स उसे जमा किया है उसे अपन कॉमनली बोलेंगे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन या फिर ऑडिट वर्किंग पेपर्स। ठीक है, आगे क्या लिखा है देखो कि इट कैन बी केप्ट आइदर इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल फॉर्म और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, कोई भी फॉर्म में रह सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म बोला तो सॉफ्ट कॉपीज, तो सॉफ्ट कॉपीज में भी रहेगा तो भी चलेगा। फिजिकल फॉर्म पहले चलता था, अभी तो मेजर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही आते हैं। अब ऑडिट वर्किंग पेपर्स, उसमें फॉलोइंग पर्पसेस लिखा है देखो। ठीक है, अब ये पर्पस बोलो इंपॉर्टेंस बोलो, ठीक है, दोनों एक ही होगा। सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस, पर्पस ऑफ ऑडिट वर्किंग पेपर, सब कुछ एक ही है। पहला कि इट प्रोवाइड्स एविडेंस, ये एविडेंस प्रोवाइड करता है कि ऑडिटर ने कंक्लूजन कैसे ड्रॉ की। ठीक है, तो अगर कोई आके पूछता है कि तूने ये कैसे चेक किया, जैसे वो अपन पहले भी मैंने एग्जांपल दिया कि डॉक्टर्स, तो अगर कोई डॉक्टर ने मेडिसिन दिया तो कौन से बेस पे दिया, तो देखो ये मैंने रिपोर्ट निकलवाया था, एक्सरे का रिपोर्ट है, ब्लड रिपोर्ट है, इस पे ये डिटेक्ट हुआ, इसके लिए मैंने ये मेडिसिन, और वो मेडिसिन का साइड इफेक्ट हुआ और पेशेंट का सपोज डेथ वगैरह हुआ, तो अपने आप को नॉन गिल्टी प्रूव कर सकता है बेस्ड ऑन दी रिपोर्ट्स, कि ये रिपोर्ट के बेसिस पे मेडिसिन था जो जनरली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस। ठीक है, तो वैसे सेम वे से ये भी अपने आप को नॉन गिल्टी प्रूव कर पाएगा। वो बोलेगा कि देखो ये मैंने डॉक्यूमेंट कलेक्ट किया था, इसमें क्लियरली दिख रहा है कि इसमें फ्रॉड एरर वगैरह नहीं है, तो मैंने क्लीन रिपोर्ट दिया है। ठीक है, it is evidence that audit was planned and performed in accordance with auditing standard. ठीक है, तो ये एविडेंस है कि उसे प्रॉपरली प्लान किया था ऑडिट को वैसे, और उसने परफॉर्म भी किया। असिस्ट इन एंगेजमेंट टीम टू प्लान एंड परफॉर्म द ऑडिट, असिस्टिंग यानी कि हेल्प करता है वर्किंग पेपर्स। ठीक है, assisting the members of the engagement team responsible for supervision to direct and supervise the audit work. ठीक है, सुपरविजन और सुपरवाइज करने के लिए काम आते हैं। नेक्स्ट, अकाउंटेबल फॉर हिज वर्क, जो जो काम कर रहा है उसका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ उसके पास रहना चाहिए। अगर मैंने कोई काम किया लेकिन मेरे पास कोई लीगल प्रूफ ही नहीं है कि मैंने काम किया, तो मैं अपने आप को नॉन गिल्टी प्रूव नहीं कर पाऊंगा। रिटेनिंग द रिकॉर्ड्स, ठीक है, फ्यूचर में वापस वो कंपनी का काम मिला तो ये जो ऑडिट वर्किंग पेपर्स है लास्ट ईयर के, वो अपने को ये साल भी काम आए। कुछ स्पेसिफिक रहते हैं, कुछ जनरल रहते हैं, जो जनरल टाइप के डॉक्यूमेंट्स है वो बार बार कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कंपनी का एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जब तक अमेंड नहीं होगा वो तो हर साल सेम ही रहेगा ना, तो हर साल थोड़ी जाके अपन मांगेंगे कि ये बार भी दो, एमओए दे दो, एओए दे दो। ठीक है, तो एक बार कलेक्ट किया वो हर साल अपन यूज करने ही वाले। नेक्स्ट, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू एंड इंस्पेक्शन, उसके लिए काम आएगा। कौन से टाइप के डॉक्यूमेंट्स वगैरह कलेक्ट किए, उसे ऑडिट का काम कैसा है ये पता चलता है। एक है ना कंसेप्ट है, पीयर रिव्यू करके कंसेप्ट,
ठीक है, PEER, पीयर रिव्यू। तो पीयर रिव्यू क्या है, तो जैसे अगर कोई सीए फर्म है, ठीक है, सपोज मेरा और प्रसाद सर का सीए फर्म है, तो हम लोग को दूसरे कोई सीए फर्म से हमारे फर्म का ऑडिट करवाना पड़े। पीयर बोला तो इक्वल लेवल के, ठीक है। तो मेरा काम वो लोग चेक करेंगे, ठीक है। तो वो लोग क्या करेंगे कि मैंने जो ऑडिट वगैरह किया रहेगा ना, वो ऑडिट के टाइम पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह कलेक्ट किया, वो लोग मांगेंगे कि आपने ये कंपनी का ऑडिट किया, हमको बताओ आपने ऑडिट कैसे किया। तो पहला तो ऑडिट प्रोग्राम रहेगा, एंगेजमेंट लेटर रहेगा पहले, ऑडिट प्रोग्राम का पेपर रहेगा, बाद में ऑडिट डॉक्यूमेंट्स रहेगा, ठीक है। तो ये सब फाइल मुझे वो लोग को देना पड़ेगा। वो लोग चेक करेंगे, बाद में बोलेंगे कि देखो आपने ये जो पेपर कलेक्ट किया ना, ये इनसफिशिएंट है, ये पेपर की जरूरत है, ये आपने कलेक्ट नहीं किया, वगैरह। और वो लोग हम लोग को एक रिपोर्ट बना के देंगे जो सीए इंस्टीट्यूट को सबमिट हो। और अगर सपोज हमारे काम में गड़बड़ है, हम लोग काम बराबर से नहीं कर रहे, तो वो लोग हम लोग को वापस एक बार पीयर रिव्यू का मौका देंगे कि आप अपने आप को इम्प्रूव करो, जो सजेशन ये दूसरे फर्म ने बोला है वो सजेशन अपने फर्म में इम्प्लीमेंट करो। और वो इम्प्लीमेंट करने के बाद में वापस एक बार पीयर रिव्यू ऑडिट करा। अगर दूसरी बार भी हमारा काम बराबर नहीं लगा, तो सीए इंस्टीट्यूट हमारे ऊपर एक्शन ले सकते हैं। समझा? तो ये हर फर्म, वो लोग को कंपलसरी है कि वो लोग को पीयर रिव्यू करवाना पड़ता है। तो दूसरे फर्म अपने फर्म का ऑडिट करते हैं, वैसे हम लोग दूसरे कोई फर्म में जाएंगे, लेकिन हमारा खुद का पीयर रिव्यू हुआ रहना चाहिए, तो हम लोग दूसरे का ऑडिट कर सकते हैं। हमारा खुद का नेगेटिव रिमार्क आया और हम लोग दूसरे फर्म का अगर ऑडिट करने को जाएंगे, खुद को नहीं आता दूसरे का क्या चेक करो। पॉइंट समझा? तो वो टाइम पे ये क्वालिटी कंट्रोल वगैरह जो है ना, वो सब के टाइम पे ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह काम आता है, पीयर रिव्यू वगैरह में काम आता है। समझ में आया? ये एक्सटर्नल इंस्पेक्शंस वगैरह जब ये आएगा, तभी भी ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह काम आएगा। जैसे तो कुछ इनकम टैक्स का रेड वगैरह हो गया, वो उन्हीं को डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगा, तो वो ऑडिटर्स भी मांग सकते हैं कि आप भी बताओ आपको जो जो पता चला वो। ठीक है। वैसे कंटेंट ऑफ ऑडिट वर्किंग पेपर्स, इस पे क्या क्या रहेगा? पहले पॉइंट में लिखा है कि द ऑडिटर शेयर प्रिपेयर द ऑडिट वर्किंग पेपर्स ऑन टाइमली बेसिस। अब इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करना है, तो गाइडलाइंस दिया हुआ है कि नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंड ऑफ ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म्ड, ये ऑडिट वर्किंग पेपर से पता चलना चाहिए, वैसे टाइप का पेपर तुमको कलेक्ट करना है। ठीक है। नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंड ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, कौन से टाइप का आपने ऑडिट किया, कितने टाइम में किया, और कैसे किया, कितने एक्सटेंड तक किया, वो प्रूव करने के लिए आपके पास कुछ पेपर्स रहने चाहिए। नेक्स्ट, द रिजल्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म्ड एंड ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड, आपने जो ऑडिट का नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंड डिसाइड किया, वो ऑडिट करने पे आपको क्या क्या एविडेंस मिले और आपको क्या कंक्लूजन ड्रॉ हुआ। ठीक है, यानी कि रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट और एविडेंस ऑब्टेन्ड। सिग्निफिकेंट मैटर्स जो रहेगा कंपनी से रिलेटेड, वो अपने को पता चलना चाहिए। ठीक है। सिग्निफिकेंट प्रोफेशनल जजमेंट, वही पॉइंट में है, देखो अगर कोई जजमेंट उन्होंने ड्रॉ किया है तो उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट को बेस बना के जजमेंट ड्रॉ किया, वो उसे पता चलना चाहिए। बाद में नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंड के बेसिस पे दोनों को कौन कौन से टाइप के डॉक्यूमेंट कलेक्ट करना है, तो आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दी स्पेसिफिक आइटम्स ऑफ मैटर्स टेस्टेड। कोई अगर स्पेसिफिक एरिया को अगर तूने चेक किया, ठीक है, तो उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करो। जनरल मैटर रहेगा तो कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन स्पेसिफिक रहेगा, लीगल डॉक्यूमेंट, ठीक है, कोई लाइसेंस का कॉपी वगैरह, तो वो सब दोनों को अपने पास एक कॉपी उसका रखना है।
परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट वर्क, डेट सच वर्क वॉज परफॉर्म, ऑडिट हुआ और वो कौन से तारीख को हुआ, उसका प्रूफ, डेट वाइज। हु रिव्यूड द ऑडिट, यानी कि काम किसी असिस्टेंट ने किया लेकिन उसको चेकिंग किसने किया, सीनियर उसका। तो वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या क्या बना रहा है, ये एक इंपॉर्टेंट है। सिग्निफिकेंट मैटर्स विद द मैनेजमेंट, डिस्कशन ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स विद द मैनेजमेंट। ठीक है, जब भी अपन कोई कंपनी में जाते हैं ऑडिट के लिए तो अपन वो मैनेजमेंट से कुछ स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन्स के बारे में डिस्कशन वगैरह करते हैं। तो वो डिस्कशन में क्या क्या बात हुआ, वो लोग ने क्या रिप्लाई दिया, वो लोग ने क्या बोला, वो सब अपने को लिख के रखना है, राइटिंग में रहना चाहिए। हाँ, बराबर, वो अपने को लिख के रखना चाहिए। परफेक्ट। अब ये जो पॉइंट नंबर 5 है ना, वो क्या बोलता है कि जो डॉक्यूमेंट्स अपन कलेक्ट करेंगे ना, तो ऐसे भी कुछ डॉक्यूमेंट रहेंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल ऑडिटर ने कंक्लूड किया कि बुक्स ऑफ अकाउंट ट्रू एंड फेयर व्यू बता रहा है, लेकिन कुछ ऐसे मैटर है जो उसको इनकंसिस्टेंट लग रहे हैं। तो उसको अपने पास एज अ प्रूफ रखना चाहिए कि देखो ये मैटर को छोड़ के मुझे बाकी का एरिया में कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है। तो वैसे जो प्रॉब्लम वाले एरिया रहेंगे वो उसको लिख के रखना चाहिए कि ये एरियाज मुझे प्रॉपर नहीं लग रहे। ठीक है, तो फ्यूचर में अगर उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस वगैरह आया तो वो प्रूव कर पाए कि देखो मैंने ऑडिट रिपोर्ट में भी लिखा कि ये एरिया मुझे प्रॉपर नहीं लगा। ठीक है, अब ये लास्ट पॉइंट भी क्या बता रहा है देखो। अगर सपोज ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ने पर्टिकुलर कोई मैटर बोला है और सीए ऑडिट करने के टाइम पे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं कर रहा है, पर्पसफुली कोई रीजन है वो फॉलो नहीं कर रहा है, तो ऐसे केस में वो क्यों फॉलो नहीं कर रहा है उसका भी एक डॉक्यूमेंट उसको बना के रखना पड़ेगा। तो एक्सेप्शनल केसेस में ही ऐसा कर सकते हैं, बाकी जनरली नहीं कर सकते। जो भी ऑडिट करे हुए वो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से ही होना चाहिए। लेकिन अगर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं हुआ तो वो क्यों फॉलो नहीं किया, क्यों जरूरत था कि ऑडिटिंग स्टैंडर्ड को छोड़ के तुमने दूसरे कोई वैसे ऑडिट कर। ठीक है, तो वो दोनों को एक वहां पे डॉक्यूमेंट बना के रखना है। अब टाइप्स ऑफ वर्किंग पेपर्स, वर्किंग फाइल्स, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क करो। अब दो टाइप के फाइल्स है, एक है परमानेंट ऑडिट फाइल और एक है करंट ऑडिट फाइल। अब दोनों में डिफरेंस क्या है वो थोड़ा समझने को ट्राई करो। अभी देखो, एक वो लोग दो, हर क्लाइंट के लिए दो फाइल्स बनाएंगे, एक परमानेंट फाइल और एक टेम्पररी फाइल, करंट फाइल। जो परमानेंट फाइल है ना वो सीए अपने ऑफिस में ही रखेगा, और जो टेम्पररी फाइल है जिसे बोलते हैं करंट ऑडिट फाइल, वो कोई तो गोडाउन रहेगा वहां पे डाल देगा। ठीक है, जनरली डॉक्यूमेंट्स को 8 साल के लिए अपने पास मेंटेन करना पड़ता है, 8 साल के लिए, क्योंकि 8 साल में अगर कभी भी कुछ केस ओपन हुआ तो इसके पास डॉक्यूमेंट रहना चाहिए। अगर 8 साल के बाद में केस ओपन हुआ तो बोल सकते हैं कि मैं कितने साल संभाल, क्योंकि वो तो सीए का प्रैक्टिस 30-40 साल का भी रहता है। तो कोई 20 साल पुराना कोई केस ओपन हुआ तो थोड़ी डॉक्यूमेंट संभाल के रखेगा, और उतने साल तक याद भी कहाँ रहेगा कि वो टाइम पे 20 साल पहले क्या किया था। पॉइंट समझा? तो जनरली 8 साल का टर्म्स है लीगली। तो होता ऐसा है कि इतने सारे अपने क्लाइंट्स है, सभी का इतना सारा फाइल्स अगर है तो उसको रखने के लिए जगह तो मिलना चाहिए। तो ना फोर्ट में जाओगे तो वहां पे सीए के बहुत सारे ऑफिस है, एक एक बिल्डिंग में 20-20, 25-25 सीए, छोटे छोटे ऑफिस, यानी कि छोटे यानी कि कितने हैं, तो सीए को अंदर घुसने के लिए टेढ़ा मेढ़ा होके जाना पड़ेगा।
इतने छोटे ऑफिस। एक सीए का छोटा सा डेस्क रहेगा, उसका चेयर रहेगा, चेयर पे बैठेगा, सामने एक दो आर्टिकल के लिए लैपटॉप रखने का जगह, चेयर रखने का जगह, बस उतना सही। क्योंकि वहाँ पे ऑफिस स्पेस इतना कॉस्टली है कि बड़ा ऑफिस सभी को अफोर्ड नहीं होता है। और ये भी ऑफिस रहता है, भी रेंट पे रहता है, जिसका अच्छा खासा रेंट वो लोग पे करते हैं, क्योंकि वो एरिया का इंपॉर्टेंस है, कोर एरिया है, सेंटर पॉइंट है। तो बड़े बड़े कंपनीज जो ऑडिट के लिए आते हैं, क्लाइंट्स आते हैं, वो एरिया से ही आते हैं। तो उनका ऑफिस वहाँ पे सेटअप रहना कंपलसरी है। ठीक है। अब ऐसे में अगर तुम लोग को फाइल्स रखना पड़ा तो तुम लोग रखोगे कहाँ पे? तो ये ध्यान में रखते हुए दो टाइप के फाइल्स अपन मेंटेन करते हैं, एक करंट फाइल और एक परमानेंट फाइल। परमानेंट फाइल अपन ऑफिस पे रखेंगे जिसका ऑडिट अभी चल रहा है, और जो करंट फाइल है वो दूसरे पे गोडाउन वगैरह रखो। वो कहीं और लंबे जगह पे रखा तो चलेगा, गोडाउन में फाइल्स डाल देने का, जब भी काम आएगा तभी वहां से लेके आ सकते। ठीक है। तो परमानेंट ऑडिट फाइल में क्या क्या रखोगे और करंट में क्या क्या रखोगे? तो ऐसे डॉक्यूमेंट जो तुमको हर साल के ऑडिट के लिए लगेंगे, वो तुम परमानेंट में रखो। जैसे कंपनी का आर्टिकल, मेमोरेंडम, प्रोस्पेक्टस। ठीक है। कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स जैसे लीज एग्रीमेंट है जो 5 साल का लीज है, तो वो बार बार थोड़ी कॉपी मांगोगे। तो वो एक बार कॉपी ले लिया, हर साल के लिए काम आएगा। तो जो मल्टीपल ईयर्स के लिए काम आएगा, वो तुम परमानेंट फाइल में रखो। और जो ये साल के ऑडिट से रिलेटेड है, वो तुम लोग करंट ऑडिट फाइल में डाल दो। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, वो लोग ने एक नया एजेंट अपॉइंट किया, और वो एजेंट के साथ का कोई एग्रीमेंट है, लेकिन वो एजेंट एक ही साल के लिए अपॉइंट हुआ है। तो उसका एग्रीमेंट का कॉपी अगले साल तो रहेगा नहीं, अगले साल नया एग्रीमेंट बनेगा ना, क्योंकि एग्रीमेंट हर साल रिन्यू होगा। ठीक है। तो ये साल का कॉपी है, तो ये साल के फाइल में ही जाना चाहिए, वो अगले साल अपने को काम का नहीं है। समझा? ये साल का कोई परचेज का बिल है जिसमें कुछ प्रॉब्लम था, सिर्फ ये साल के फाइल में रखो, वो बिल थोड़ी अगले साल वापस आने वाला है। वो तो वन टाइम रिकॉर्ड होगा। तो ऐसे जो डॉक्यूमेंट है जो वन टाइम यूज में आने वाले हैं, वो दोनों करंट ऑडिट फाइल में डाल दो। पॉइंट समझा? ठीक है। तो ऐसे दो टाइप के फाइल्स अपन फॉलो करेंगे। तुम लोग रीड करोगे अभी, लाइन से रीड करो, पॉइंट नंबर ए। ये एनुअल रीअपॉइंटमेंट हर साल एक नया अपॉइंटमेंट लेटर आता है। तो वो ये साल का अपॉइंटमेंट लेटर अगले साल वापस यूज नहीं होगा, तभी वापस आएगा, तो वो करंट में डाल दो। हम्म। हम्म। तो ये जो जनरल मीटिंग वगैरह का जो रहता है, रिजोल्यूशन वगैरह, वो सिर्फ ये साल के लिए रहता है। ठीक है। और जो लीगल डॉक्यूमेंट्स है, एग्रीमेंट्स है, बोर्ड मीटिंग का मिनट्स है कि जो हर साल के ऑडिट को अफेक्ट करेगा, वो सब दोनों परमानेंट फाइल में डाल दो। ठीक है। नेक्स्ट। तो जो इंटरनल कंट्रोल कितना वीक या कितना पावरफुल है, वो हमने असेस किया था, क्वेश्चन वगैरह साइन करवाया था, वो लोग से फिलअप करवाया था, तो वो परमानेंट फाइल में डालो, क्योंकि वो हर साल के लिए काम आए। ठीक है। और जो मैनेजमेंट लेटर्स वगैरह है, कुछ अपने क्वेरीज वगैरह पूछा था जिसका उन्होंने रिप्लाई किया वगैरह, तो वो साल के ही क्वेरीज थे, अगले साल वापस वो क्वेरीज नहीं आए, तो करंट में डाल दो। ये सिग्निफिकेंट रेशियोज एंड ट्रेंड्स ये कैसे काम आता है, मैं तुम लोग को एग्जांपल बताता हूँ। ये पहले से रखे, जैसे तुम लोग इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह फाइल करते हो ना, तो वो टाइम पे वो लोग तुम लोग का जीपी रेशियो वगैरह चेक करे। तो लास्ट ईयर का जीपी रेशियो का 40% था, और ये बार तुम लोग जीपी रेशियो क्लेम कर रहे हो 30%। रिटर्न फाइल किया लेकिन 30% ही आ रहा है। तो वैसे केस पे तुम लोग का स्क्रूटिनी में केस डाल दे। क्यों? बहुत ज्यादा डिफरेंस है ना, 10% क्यों कम हो गया? यानी कि तुमने कुछ झोल मारा है, मैनिपुलेशन किया है। ठीक है। तो ये रेशियो दोनों को ये वैसे काम आता है, तो दोनों को कौन से एरिया में चेकिंग करना है, वो रेशियो से समझ में आता है। तो ये रेशियोज है ना, वो लिख के रखने का, तो अगले साल भी चेक करने का कि ये साल जीपी, एनपी, करंट रेशियो, ये सब रेशियोज कितने हैं। तो दोनों को पता चलेगा कि अरे ये साल में बहुत ज्यादा वेरिएशन आया है, तो ये एरिया में चेकिंग करो, कुछ ना कुछ मिलेगा। लेकिन जो सेम है, लास्ट ईयर जीपी रेशियो 30 था, ये बार भी 30 है,
तो उसका मतलब कि वो लोग स्टेडी जीपी रेशियो मेंटेन कर रहे हैं, तो उस पर ज्यादा चेकिंग नहीं किया तो भी चलेगा, थोड़ा ऊपर ऊपर से चेकिंग कर लो, बराबर लगा तो आगे बढ़ो। तो जिसमें वेरिएशंस आते हैं उसको ज्यादा डिटेल में चेक किया जाता है, तो वो परमानेंट फाइल में जाता है। ठीक है। और जो ट्रांजेक्शन और बैलेंसेस चेक किया, जैसे बैंक बैलेंस कितना है तो उसके लिए पासबुक का कॉपी मांगा है। ठीक है। डेटर्स का बैलेंस कितना है तो डेटर से लेटर मंगवाया, तो वो ये साल का ही बैलेंस है, इसके लिए अगले साल तो वापस नया बैलेंस आएगा। ठीक है, तो वो करंट फाइल में जाएगा। नेक्स्ट। ये समझ में आ रहा है तुम लोग को? जो ऑडिट रिपोर्ट रहेगा वो तुम लोग अभी अ, ये साल वापस ऑडिट के लिए जा रहे हो, तो तुम लोग पहले पहले के ईयर का रिपोर्ट एक बार देख लो कि मैंने लास्ट रिपोर्ट में क्या दिया था, तो तुम लोग को पूरा याद आ जाएगा कि हाँ ये एरियाज में गड़बड़ था, तो मैंने रिपोर्ट में लिख के दिया था। तो ये बार जाके मुझे वापस चेक करना है कि उसने वो गड़बड़ इंप्रूव किया है कि, तो फिर वो परमानेंट फाइल में जाएगा, क्योंकि वो हर साल अपन चेक करके बाद में ऑडिट स्टार्ट करें। ठीक है। और जो बाकी का एक्सपर्ट्स वगैरह का कुछ अगर ओपिनियन लिया रहेगा, थर्ड पार्टी से कुछ ये बैलेंस कंफर्मेशन वगैरह मंगवाया रहेगा, तो वो सब दोनों करंट फाइल में डालोगे, क्योंकि वो हर साल नया आएगा। ठीक है। नेक्स्ट। ऑडिट प्रोग्राम हर साल का नया रहेगा। जो मेन की पॉइंट्स है वो तो लोग परमानेंट में डाल सकते हो, लेकिन जो स्पेसिफिक पॉइंट था वो तो लोग करंट में डालो। ठीक है। और जो अकाउंटिंग पॉलिसीज वगैरह है वो तो लोग परमानेंट फाइल में रखोगे, क्योंकि हर कंपनी का, जैसे फॉर एग्जांपल स्टॉक वैल्यूएशन के लिए फीफो या डब्ल्यूएसी कौन सा अप्लाई कर रहे हैं, एसएलएम या डब्ल्यूडीवी डेप्रिसिएशन के लिए कौन सा अप्लाई कर रहे हैं, प्रोविजन के लिए कितना रेट अप्लाई करते हैं वगैरह, तो ये सब चीजें जो है वो स्पेसिफिक है। ठीक है। तो ये तुम लोग ये परमानेंट फाइल में डाल के रखोगे, ताकि तुम लोग जब भी नेक्स्ट ईयर ऑडिट के लिए जाओगे तभी तुम लोग वो देख के जाओगे कि ये लोग का पॉलिसीज क्या है, हर कंपनी का अकाउंटिंग पॉलिसी डिफरेंट रहता है, तो वो पॉलिसी दोनों देख के जाओगे। और जो ऑडिट प्रोग्राम है वो तो कॉमन है, हर साल चेंज होता है। अगर वो चेंज हुआ तो ऑब्वियसली वो परमानेंट फाइल में लोग को डालना पड़ेगा, क्योंकि 2-3 साल तक उसका इफेक्ट आएगा। ऐसे। जो एकदम स्पेसिफिक रहेगा, हर साल के लिए काम आने वाला रहेगा, वैसे ऑब्जर्वेशंस को परमानेंट फाइल में डालो। और जो कॉमन ऑब्जर्वेशन है जो ये साल के ऑडिट के लिए अपन यूज कर रहे हैं, वो तो लोग को करंट में डाल देने। अब ऑनरशिप कस्टडी ऑफ ऑडिट वर्किंग पेपर्स। ठीक है। ये देखो, तुम लोग को लास्ट जो पैराग्राफ है ना उसमें 7 इयर्स तक तुम लोग को उसको मेंटेन करना है, ऑडिट वर्किंग पेपर्स को। 8 इयर्स नहीं है, 7 इयर्स है। ठीक है, 7 साल के लिए रहेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पहले पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑडिटर। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ ऑडिटर, यानी कि कंपनी ये नहीं बोल सकता पेपर तो हमारा है ना, हमको वापस दे दो। पेपर एक बार ऑडिटर ने कलेक्ट किया तो वो अपने फाइल में उसका कॉपी रख सकता है, ओरिजिनल नहीं रख सकता। ओरिजिनल तो कंपनी को देना ही पड़ेगा, ओरिजिनल एग्रीमेंट लेके बैठ गया तो कंपनी के पास रिकॉर्ड क्या रहेगा, तो वो उसका कॉपीज को रख सकता है। ठीक है। और इसमें ऐसे भी होता है कभी कभी कि क्लाइंट ऑडिट करवाता है, और जब ये सीए बिल भेजता है ना, तो वो बिल पे करने को तैयार ही नहीं होते। तो ऐसे टाइम पे अगर ऑडिटर के पास ऑफिशियली उससे कुछ वर्किंग पेपर कलेक्ट किया था, तो वो देने को मना कर देगा कि पहले मेरा फीस दो तो मैं पेपर दूंगा, बाकी नहीं दूँ। ये ऑफिशियल राइट है, लेकिन ऑफिशियली कलेक्ट हुआ रहना चाहिए। वो रात को टॉर्च लेके उसके ऑफिस में घुसा, फाइल लेके, हाँ दूसरे दिन वाले फोन करके बोलता है ये पेपर मेरे पास है, पैसा दे, तो वो नहीं चले। ऑफिशियली ऑडिट के टाइम पे तो कुछ पेपर्स कलेक्ट किया और वो सीए के पास ऑफिशियली है, और क्लाइंट ने पैसा नहीं दिया, तो वो अपने पास रख सकता। ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट ऑडिट एविडेंस। एक 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, बाद में कंटिन्यू करें। अभी नेक्स्ट पार्ट ऑडिट एविडेंस।
नेक्स्ट पेज पे देखो ऐसे 500 करके दिया है। ऐसे 500 ऑडिट एविडेंस के ऊपर ही ऐसे है। Audit evidence includes information used by the auditor in arriving at the conclusion on which the auditor's opinion is based. Audit evidence includes both information contained in the accounting record underlying the financial statement and other information. तो जस्ट जो बुक्स ऑफ अकाउंट से रिलेटेड है वो ही नहीं, लेकिन जो बाकी के एविडेंस है वो भी इस पे कलेक्ट होते हैं। तो ओपिनियन कौन से बेस पे उसे फॉर्म किया, ठीक है, वो प्रूव करने के लिए उसको एविडेंस कलेक्ट करना है। यानी कि अगर वो बोल रहा है कि बुक्स ऑफ अकाउंट शोज ट्रू एंड फेयर व्यू, तो क्यू शो कर रहा है, एंड इफ डज नॉट शो ट्रू एंड फेयर व्यू तो वो क्यू डज नॉट शो कर रहा है। वो दोनों को प्रूव करने के लिए एविडेंस लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट है नीड फॉर ऑडिट एविडेंस। नीड में जो ऊपर हमने डेफिनेशन में कवर किया वही सेम पॉइंट तुम लोग को लिख के आओगे कि तुम लोग को ओपिनियन एक्सप्रेस करना है। वो ओपिनियन एक्सप्रेस करने के लिए तुम लोग को डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लगेगा, जो तुम लोग कोर्ट ऑफ लॉ में एज ए लीगल डॉक्यूमेंट भी, लीगल प्रूफ भी तुम लोग अपना नॉन गिल्टीनेस प्रूव करने के लिए यूज कर पाओगे, ठीक है। ये सफिशिएंट रहना चाहिए टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन दी बुक्स ऑफ अकाउंट। देखो उसका लास्ट दिया है ऐसे 200 का। इट इज रिकॉग्नाइज दैट रीजनेबल एश्योरेंस इज ऑब्टेन्ड व्हेन द ऑडिटर has obtained sufficient appropriate audit evidence to reduce the audit risk to acceptably low level. Here sufficiency refers to the quantity and appropriateness refers to the quality of audit evidence. अपने को रीजनेबल एश्योरेंस चाहिए। पहले ही हमने कवर किया था ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन का डिस्टिंग्विश। तो यहाँ पे परस्यूएसिव एविडेंस चाहिए, कंक्लूसिव एविडेंस नहीं चाहिए, ठीक है। तो अगर अपने को थोड़ा बहुत कंफर्मेशन आ रहा है, कोई डाउट क्रिएट नहीं हो रहा है, वैसा एविडेंस मिल गया तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर डूइंग द ऑडिट वर्क, ठीक है। तो थर्ड लाइन में एक दोनों को दिया, फर्स्ट पैराग्राफ का थर्ड लाइन, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, ठीक है। उसी का ही नीचे लिखा हुआ है कि सफिशिएंट यानी क्या, तो क्वांटिटी, और अप्रोप्रिएट यानी क्या, क्वालिटी। तो प्रॉपर क्वांटिटी एंड क्वालिटी का ऑडिट एविडेंस अपने को कलेक्ट होना चाहिए, समझा। ऑडिटर्स जजमेंट व्हाइल ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करने के टाइम पे ऑडिटर को खुद को जज करना पड़ेगा कि कौन से लेवल का एविडेंस लगेगा, क्या डॉक्यूमेंट्री प्रूफ अगर उसको कलेक्ट करना चाहिए, कितने एक्सटेंट तक कलेक्ट करना चाहिए, वो टोटली उसके जजमेंट के ऊपर डिपेंड है। तो कौन से फैक्टर्स उसके जजमेंट को अफेक्ट करेंगे वो दोनों को यहाँ पे पॉइंट वाइज दिया हुआ है। तो उसके ऊपर का लाइन, द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द ऑडिटर्स जजमेंट व्हाइल ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस। मिला क्या? चलो पॉइंट नंबर 1, नेचर ऑफ आइटम। वो एक्सपेंस है, इनकम, उसका नेचर क्या है, ठीक है। यानी कि वो कितने बड़े अमाउंट का है, कितने छोटे अमाउंट का है, वो लीगली कितना कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, उसका सिग्निफिकेंस कितना है, वो जनरल मैटर है या स्पेसिफिक मैटर है, ठीक है। ये सब चीज़ों पे डिपेंड है कि ऑडिट एविडेंस कैसा रहना चाहिए। अगर छोटा मोटा कुछ अगर रहेगा, जैसे अगर वो हमने पहले भी बात किया था क्लीनिंग चार्जेस का, ठीक है, तो उसके लिए कुछ जाके चेक नहीं करना है कि वो रियल में क्लीन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उतना सारा एविडेंस कलेक्ट करने की जरूरत नहीं कि फोटो वगैरह निकाल के आओ कि वो टॉयलेट क्लीन करे और ये फोटो निकाल रहा है ऑडिट में, ठीक है। तो ऐसे सब ऑडिट एविडेंस वगैरह नहीं चाहिए। तो उस पर जो लीगल डॉक्यूमेंट रहेगा, अपॉइंटमेंट लेटर जो इशू किया रहेगा, वो मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि ये नॉर्मली एजेंसीज को लोग आउटसोर्स करते हैं। तो एजेंसीज को जो आउटसोर्स किया उसका एक लीगल डॉक्यूमेंट ले लो कि हम लोग मंथली कितना अमाउंट पे करेंगे, बस हो गया। और कुछ एविडेंस चेक करने की जरूरत नहीं है कि रियल में वो आता है कि नहीं।
टॉयलेट वगैरह क्लीन करता है कि नहीं वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट, एडिक्वेसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल कितना वीक है कितना पावरफुल है उसके ऊपर डिपेंड रखो। अगर इंटरनल कंट्रोल वीक है तो एविडेंस ज्यादा रखो, इंटरनल कंट्रोल पावरफुल है तो एविडेंस कम रखा चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय द एंटिटी। बिजनेस जितना बड़ा या छोटा उसके ऊपर भी एविडेंस का टाइप डिपेंड रहेगा। छोटे बिजनेसेस में फ्रॉड भी छोटे लेवल के होते हैं, ठीक है। अगर तुम लोग 200 500 1000 रुपए का फ्रॉड कंटिन्यू करते ही जाते हो तो पूरे साल में वो जो फ्रॉड है वो बड़ा अमाउंट हो जाता है। तो आप एविडेंस 100 200 रुपए का भी अगर कोई एक्सपेंस अगर पे किया है उसका भी एविडेंस कलेक्ट करो। लेकिन जिसका बैलेंस शीट ही मल्टीपल करोड़ का है तो उसमें 100 200 का एविडेंस कहाँ कलेक्ट करते बैठोगे? पॉइंट समझा? तो वहां पे बड़े बड़े जो एविडेंस रहेंगे वही कलेक्ट करो, छोटे एविडेंस वगैरह के पीछे मत जाओ, ठीक है। नेक्स्ट, सिचुएशन विच में exert the unusual influence on the management। अगर कोई ऐसा सिचुएशन दिख रहा है बिजनेस में कि मैनेजमेंट अपना अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज करके कुछ बोलते हैं ना कि फ्रॉड वगैरह कर पा रहा है या फिर मैनेजमेंट के ऊपर कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस ला रहा है, ठीक है, तो वो टाइम पे एविडेंस वगैरह ज्यादा कलेक्ट करो अगर ऐसा कोई सिचुएशन दिखा तो, ठीक है। फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटिटी, ठीक है, उसके ऊपर भी अपना एविडेंस वगैरह डिपेंड है। मटेरियलिटी ऑफ द आइटम, मटेरियलिटी यानी कि वो आइटम कितना इंपॉर्टेंट है कितना अनइम्पोर्टेंट है। अगर वो इंपॉर्टेंट रहेगा तो एविडेंस प्रॉपर कलेक्ट करो, तो उस पर ऊपर ऊपर से कलेक्ट मत करो। लेकिन अगर वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो फिर थोड़ा बहुत कलेक्ट कर लिया, रीजनेबल एश्योरिटी आ गया कि बराबर है तो आगे बढ़ जाओ। एक्सपीरियंस गेन ड्यूरिंग प्रीवियस ऑडिट, अगर प्रीवियस ऑडिट में कुछ पता चला कि ये कंपनी बहुत झोलर है, एम्प्लॉयज तो बहुत बड़े झोलर है, मैनेजमेंट तो उससे भी बड़े झोलर्स है, तो एविडेंस वगैरह ज्यादा कलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर प्रीवियस ऑडिट में ऐसा कुछ एक्सपीरियंस बुरा एक्सपीरियंस अपने को मिला नहीं है तो आप भरोसा करके आगे बढ़ सकते हैं। द रिजल्ट ऑफ ऑडिटिंग प्रोसीजर इंक्लूडिंग द फ्रॉड्स और एरर्स विच मे हैव बीन फाउंड। ऑडिट प्रोसेस करने के टाइम पे अगर कुछ फ्रॉड एरर वगैरह अपने को पता चला तो केस पे डिटेल में जाना ही पड़ेगा। तो वो टाइप के बाद में रीजनेबल एश्योरिटी नहीं चलेगा। यानी कि एक बार कोई एम्प्लॉय पकड़ा गया कि इससे फ्रॉड किया है, बाद में उसके सिर्फ वर्ड्स के पर भरोसा करके अपन आगे नहीं चल सकते। तो उसको हर चीज का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मांगना पड़ेगा कि तो ये बोल रहा है उसका डॉक्यूमेंट बता, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी वो एक बार फ्रॉड कर चुका है तो उसका इंटीग्रिटी अभी नहीं है, ठीक है। द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल, इंफॉर्मेशन कौन से टाइप का अवेलेबल है। अब ऑडिट एविडेंस अलग अलग टाइप के रहते हैं, एक आता है इंटरनल, एक आता है एक्सटर्नल, एक आता है ऑब्जर्वेशन वगैरह, ठीक है। तो अगर एक्सटर्नल एविडेंस रहेगा तो ज्यादा भरोसेमंद। अगर बैंक के पासबुक में बैलेंस दिख रहा है तो उसको डाउट करने की जरूरत नहीं है, तो बैंक पे जाके इंक्वायरी मत करो। लेकिन अगर वो डॉक्यूमेंट कैश बुक है तो कैश बुक में तो कंपनी खुद मैनिपुलेशन कर सकता है ना, तो उस पर भरोसा कम करो, समझा? द ट्रेंड इंडिकेटेड बाय अकाउंटिंग रेशियोज एंड एनालिसिस, अगर रेशियोज प्रीवियस ईयर के कंपेयर में ये बार हिल गए, ठीक है, या इंडस्ट्री के जनरल रेशियो से अपने कंपनी का रेशियो अलग आ रहा है, तो केस पे इंक्वायरी करो, एविडेंस अच्छा कलेक्ट करो। लेकिन अगर जनरल ट्रेंड फॉलो हो रहा है तो ज्यादा कुछ डिटेल में कलेक्ट करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंस, पहला है इंटरनल। इंटरनल यानी कि अपन खुद बनाते हैं वो। इस पे क्या क्या आएगा ये एमसीक्यूज में आता है कि कौन सा एविडेंस इंटरनल है कौन सा एक्सटर्नल है। तो सेल्स इनवॉइस देखो आप ये लिखा हुआ है, काउंटर फोलियोस, ठीक है, काउंटर फोलियोस ऑफ कैश मेमोस, गुड्स रिसीव्ड नोट, क्रेडिट नोट्स, डेबिट नोट्स, ये सब डॉक्यूमेंट अपन बनाते हैं, कंपनी बनाती है। सेल्स इनवॉइस, गुड सेल करेगा तो अपन बिल बनाते हैं। काउंटर फॉलियो ऑफ कैश मेमोस, तुम लोग जब भी कैश यहाँ पे पे करते हो फीस के लिए, प्रसाद सर रिसिप्ट देते हैं लेकिन उसके कार्बन कॉपी हमारे पास रहते हैं, तो वो काउंटर फॉलियो, ठीक है, कार्बन कॉपी वाला। तो वो कार्बन कॉपीज ऑफ कैश मेमोस, कैश देने के टाइम पे और रिसीव करने के टाइम पे दोनों टाइम पे काउंटर फॉलियो रहना कंपलसरी, ठीक है, क्योंकि ओरिजिनल कॉपी दे दिया तो हमारे पास रिकॉर्ड क्या रहेगा, ठीक है। गुड्स रिसीव्ड नोट, जब ये गुड्स आता है गोडाउन में तभी गोडाउन कीपर ये नोट इश्यू करता है,
GRN करके बोलते हैं, GRN, गुड्स रिसिप्ट नोट। तो वो प्रूफ है कि गोडाउन में गुड्स आया है, ठीक है। क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, ठीक है। पार्टी का अकाउंट क्रेडिट किया तो क्रेडिट नोट इश्यू होगा, पार्टी का अकाउंट डेबिट किया तो डेबिट नोट इश्यू, यानी कि जब ये गुड्स रिटर्न मारे गए, कोई डिस्काउंट वगैरह बाद में ऑफर किया, ठीक है। कुछ ये प्राइस डिफरेंसेस सामने वाले पार्टी ने क्लेम किया तो हमने उसको प्राइस रिड्यूस करके दिया या प्राइस बढ़ाया हमने, ठीक है। तो वो सब टाइम पे क्रेडिट नोट, डेबिट नोट वगैरह इश्यू होता है, तो वो सब इंटरनल डॉक्यूमेंट में काउंट होता है। इसमें मैनिपुलेशन का चांसेस ज्यादा रहते हैं। नेक्स्ट है एक्सटर्नल एविडेंस। एक्सटर्नल एविडेंस पे क्या क्या आएगा? तो कोटेशंस, कंफर्मेशन डेटा फ्रॉम डेटर्स, क्रेडिटर्स, ठीक है, बैंक स्टेटमेंट, ये सब तो लोग एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट में काउंट करो, ठीक है। जो दूसरे पार्टी से आएगा, हम लोग इंक्वायरी करते हैं तो सामने से कोटेशन आते हैं, हम लोग अपने सप्लायर को बोलते हैं कि हम लोग को 500 टन गुड्स चाहिए, बता कितने में देगा, तो वो अपने को कोटेशन इश्यू करे कि मैं इतने प्राइस में दूंगा, तो वो तो सामने वाली पार्टी ने दिया, उस पर अपन क्या मैनिपुलेशन करेंगे, तो वो भरोसेमंद है। कंफर्मेशन फ्रॉम डेटर्स, फॉर एग्जाम्पल क्लासेस के बुक में लिखा हुआ है कि सपोज वेंकट का 10,000 रुपया फीस बाकी है। अब क्लास का ऑडिटर आया, ठीक है, और वो प्रसाद सर को बोल रहा है कि क्या प्रूफ है कि वेंकट का 10,000 बाकी है, ठीक है। तो प्रसाद सर वेंकट को लेटर भेजेंगे कि मेरे बुक्स में तेरा बैलेंस 10,000 रुपया आउटस्टैंडिंग दिख रहा है, तेरे बुक में क्लास का बैलेंस कितना दिख रहा है बता। तो वेंकट रिप्लाई करेगा कि हाँ मेरे बुक में भी 10,000 रुपया बैलेंस दिख रहा है, या फिर वेंकट रिप्लाई करेगा मेरे बुक में 12,000 दिख रहा है, 8,000 दिख रहा है वगैरह। तो वेंकट का रिप्लाई ऑडिटर एक्सेप्ट करेगा। अगर 10,000 ही है वेंकट के बुक में भी तो क्लियर हो गए, लेकिन 12 या 8 है तो वो केस पे वेंकट के पास से उसका लेजर का कॉपी मंगवाया जाए और डेटर्स रिकंसिलिएशन बनाया जाएगा कि 2,000 का डिफरेंस क्यों आ रहा है। अगर वो डिफरेंस जेन्युइन है, कि जैसे अगर वेंकट ने चेक कुरियर किया है जो हम लोग को अभी तक मिला नहीं है, अभी तक कुरियर में ही है, ठीक है, तो वो जेन्युइन है, कैश इन ट्रांजिट है। लेकिन अगर कोई ऐसा ट्रांजेक्शन है कि जो वेंकट ने रिकॉर्ड किया हमने नहीं किया, तो हमारा बुक्स गलत है, हमने किया वेंकट ने नहीं किया तो वेंकट का गलत है, तो वो दोनों को मैच करना पड़ेगा। उस पर ऑडिटर बाद में नेगेटिव रिमार्क दे सकते हैं कि बैलेंस मैच नहीं हो रहा। समझा? वैसे क्रेडिटर्स का भी सेम है, ठीक है। अगर सपोज क्लासेस ने, सिद्धेश का बिजनेस है, उससे कुछ स्टेशनरी वगैरह खरीदा और कुछ आउटस्टैंडिंग अमाउंट दिख रहा है, तो क्लासेस सिद्धेश को लेटर भेजेगा कि मेरे बुक में तेरा क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है, नहीं कि पेएबल दिख रहा है, तेरे बुक में उतना ही बैलेंस दिख रहा है क्या, कंफर्म कर। सिद्धेश उसको रिप्लाई करेगा और वो ऑडिटर एक्सेप्ट करेगा। समझा? उस पर भी अगर मैच नहीं हुआ तो क्रेडिटर्स रिकंसिलिएशन करना पड़ेगा। समझा? चलो अभी रिलेवेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। ऐसे फाउंडेड बोलते हैं कि कौन सा एविडेंस ज्यादा अच्छा है, कौन सा अच्छा नहीं है। तो नीचे पॉइंट्स दिया हुआ है, देखो पॉइंट नंबर 1, एक्सटर्नल एविडेंस इज जनरली मोर रिलायबल देन इंटरनल एविडेंस। इसको इंपोर्टेंट मार्क करना, ये पूरा पॉइंट्स को, कौन सा एविडेंस अच्छा, कौन सा अच्छा नहीं। इंटरनल एविडेंस इज मोर रिलायबल व्हेन रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल इज सेटिस्फाइड, ठीक है। पहला पॉइंट क्या बोला, इंटरनल एक्सटर्नल को कंपेयर किया तो एक्सटर्नल अच्छा है, लेकिन अगर एक्सटर्नल एविडेंस नहीं है, सिर्फ इंटरनल ही है, तो इंटरनल एविडेंस पे भरोसा कभी कर सकते हो जब भी उसका इंटरनल कंट्रोल सेटिस्फैक्ट्री है। समझा? अगर इंटरनल कंट्रोल वीक है, कंपनी का वर्किंग ही प्रॉपर नहीं है, तो इंटरनल डॉक्यूमेंट पे भरोसा मत करो। प्रसाद सर का रिसिप्ट बुक देखा, पहला रिसिप्ट आया 12 जून का, 5-6 पेजेस टर्न होने के बाद में आया 10 जून का। अरे तो ऐसा कैसे हुआ? डेट वाइज जाना चाहिए ना। इसका मतलब कि इंटरनल कंट्रोल वीक है। जब भी दोनों को फेज आता है तभी दोनों रिसिप्ट इश्यू नहीं कर रहे, यानी कि दोनों मैनिपुलेशन कर रहे। डेट वाइज बिल आना चाहिए ना, रिसिप्ट, ठीक है। तो ये इंडिकेशन है कि इंटरनल कंट्रोल वीक है, तो ऐसे टाइम पे ऐसे डॉक्यूमेंट्स पे भरोसा नहीं करने का। वो प्रशासन ने मैनिपुलेट करके बनाया रहे, फीस आया नहीं रहेगा फिर भी बताया। समझा? होता है, दोनों होता है। कभी कभी ऐसे होता है कि दोनों को बैंक से लोन लेना है, तो दोनों को इनकम ज्यादा बताना पड़ेगा तो लोन मिलेगा,
तुम लोग इनकम बताने के लिए इनकम को बढ़ाओ, और दूसरा कि अगर तुम लोग को टैक्स बचा रहा है तो इनकम कम दिखना चाहिए, तो टाइम पे तुम लोग इनकम को कम बताओगे, एक्सपेंसेस को बढ़ाओगे। तो दोनों मैनिपुलेशन है, तो दोनों में पकड़े जाते हैं। हाँ भी तो ट्रेनर रहता है ना, तो ऐड जैसे तो डिजिटल वाला है। चलो अभी नेक्स्ट, जो डॉक्यूमेंट्स और रिटर्न रिप्रेजेंटेशन रहेगा, दैट इज मोर रिलायबल देन ओरल रिप्रेजेंटेशन। डॉक्यूमेंट एविडेंस बताया, अगर हमने कोई क्वेश्चन पूछा अकाउंटेंट को, कह रहे ये बताइए मुझे बराबर नहीं लग रहा है, ये एंट्री क्या है, तो वो डॉक्यूमेंट लेके आए, ठीक है, तो वो भरोसेमंद रहेगा। लेकिन वो ओरल ही बोल रहा है तो भरोसेमंद नहीं है। तो हम लोग उसको बोलेंगे मेल डाल कि ये ट्रांजेक्शन क्या है, तो वो भरोसेमंद हो जाएगा, क्योंकि वो मेल डाला तो मेल वो लीगल डॉक्यूमेंट में काउंट होता है, वो कोर्ट में भी एक्सेप्ट होता है। व्हाट्सएप को कोर्ट में एक्सेप्ट नहीं किया जाता। एसएमएस एक टाइम पे एक्सेप्ट हो सकता है, लेकिन व्हाट्सएप जरा भी एक्सेप्ट नहीं होता है, ठीक है। ईमेल को लीगल डॉक्यूमेंट में काउंट किया जाता है। तो सब कुछ बिजनेस के लैंग्वेज में ईमेल पे होता है। तो अपन उसको मेल डालते हैं कि ये क्वेश्चन है मेरा, ये क्वेरी है, उसका आंसर बता, और वो मेल पे ही रिप्लाई करेगा, अपने बाजू में बैठ के मेल लिखेगा, लेकिन अपने को मेल पे ही चाहिए, ओरली बोल के नहीं चले। समझा? बाद में, एविडेंस ऑब्टेन बाय ऑडिटर हिमसेल्फ इज मोर रिलायबल देन ऑब्टेन थ्रू द एंटिटी। यानी कि अपने क्लाइंट को बोला कि तो एविडेंस कलेक्ट करके लाओ और मुझे बता, वो भरोसेमंद नहीं है, वो मैनिपुलेट करेगा। लेकिन अगर हमने खुद वो डॉक्यूमेंट कलेक्ट किया तो वो ज्यादा भरोसेमंद है। ठीक है, तो अभी पॉइंट्स क्या क्या है वापस एक बार फटाक से देखते हैं। सबसे पहला, एक्सटर्नल ज्यादा भरोसेमंद है देन इंटरनल, ठीक है। दूसरे में, इंटरनल कभी भरोसेमंद होगा जब ये इंटरनल कंट्रोल सेटिस्फैक्टरी रहेगा। ओरल अच्छा है कि रिटर्न अच्छा है? रिटर्न अच्छा है, और डॉक्यूमेंट्री या रिटर्न अच्छा है, ठीक है। और ऑडिटर खुद कलेक्ट करेगा वो अच्छा है कि क्लाइंट कलेक्ट करेगा वो अच्छा है? वो खुद कलेक्ट करेगा वो अच्छा है, ठीक है। अभी एविडेंस कैसे कलेक्ट करने का, तो पॉइंट नंबर 1, इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन सडनली चले जाओ और डॉक्यूमेंट मांगो, ठीक है, नहीं मिला तो पकड़े जाएंगे वो लोग। बुक्स ऑफ अकाउंट वगैरह हेड ऑफिस में रखना कंपलसरी, इस पर कंपनीज एक्ट। तूने डॉक्यूमेंट्स मांगा, वो उसके पास नहीं है, तो वो आंसर क्या देगा, यहाँ पे नहीं है वहां पे वगैरह, तो वो तो अलाउड नहीं है। आया समझ में? तो वो तुरंत पकड़े जाते हैं। इंस्पेक्शन से अपने को पता चलता है। अगर वो बोल रहे हैं कि मेरे बुक्स में असेट है, तो जाके असेट चेक करो, अगर असेट नहीं मिला पकड़े गए वो लोग। समझा? डायरेक्टर को कार दिया है BMW, जाके कार बताओ, कहाँ पे कार? बोलेगा डायरेक्टर के साथ वो घूमने को गए हैं, शाम तक तो आएगा ना, बताओ तभी। ठीक है, तो ये इंस्पेक्शन से होगा। दूसरा, ऑब्जर्वेशन। ऑडिटर खुद कंटिन्यू ऑब्जर्व करेगा, वो ऑडिट कर रहा है लेकिन साथ में देख रहा है बाकी के स्टाफ वाले क्या कर रहे हैं, कौन क्या झोल मार रहा है, वो सब वो ध्यान से ऑब्जर्व करेगा। ऑब्जर्वेशन से बहुत सारे इंफॉर्मेशन अपने को मिल जाते हैं। स्पेशली इंटरनल कंट्रोल कितना वीक या पावरफुल है वो तो इजीली समझ में आता है। ठीक है, पेपर्स यहाँ वहाँ पड़े, काम बराबर से नहीं हो रहा है, सब लोग एक दूसरे के डेस्क से कुछ भी फाइल उठा के लेके जाते हैं, कोई कंट्रोल ही नहीं है, ठीक है, तो समझ जाएगा कि इंटरनल कंट्रोल वीक है। नेक्स्ट, इंक्वायरी एंड कंफर्मेशन। जो डाउट आएगा मेल पे डाल दो कि इसका आंसर बताओ, कंफर्मेशन आएगा वो अपन एविडेंस के हिसाब से यूज करेंगे। कॉम्पिटिशन यानी कि रेशियोज वगैरह कैलकुलेट करो, तुम लोग खुद P&L बनाओ, ठीक है, वो लोग के P&L पे भरोसा मत करो। तो ये सब तुम लोग कॉम्प्यूट वगैरह कर सकते हो, कैलकुलेट वगैरह तुम लोग कर सकते हो। एनालिटिकल रिव्यू, इस पे रेशियोज वाला पॉइंट आएगा, रेशियोज वगैरह चेक करो, जहाँ पे अनयूजुअल बिहेवियर दिखा रेशियोज का, वहां पे कुछ जोड़ है, चेक करो। ये वाला पार्ट कट कर दो, ऑडिट प्रोसीजर टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। इस पे क्या लिखने का, इन केस अगर वर्स्ट सिचुएशन में एकदम बैड लक रहेगा तुम लोग और आ गया, तो
तो ऊपर जो एविडेंस कलेक्ट करने का अलग अलग वे था ना, वही लिख के आने का कि ऑब्जर्वेशन से ऑडिट एविडेंस मिलेगा, फर्दर इंक्वायरी से मिलेगा वगैरह। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट ऑडिट नोटबुक, बहुत बार एग्जाम में आया है। ऑडिट नोटबुक क्या रहेगा, जब भी कोई भी आर्टिकल वाले को, कोई भी ऑडिटर को ऑडिट के लिए भेजेंगे तो उसको एक डायरी दे के भेजेंगे, और वो क्या क्या काम कर रहा है वो डेली बेसिस पे डायरी में लिखेगा। इवन तो लोग बिलीव नहीं करोगे, लेकिन डमी आर्टिकलशिप का भी कंसेप्ट है, तो बहुत सारे लोग डमी आर्टिकलशिप करते हैं। तो सी इंस्टीट्यूट को किसी ने कंप्लेंट किया कि ये बंदे ने डमी आर्टिकलशिप किया है, तो वो लोग तुम लोग से डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मंगाते हैं कि आर्टिकलशिप किया है, ये प्रूव करो। तो अगर मैं ऑफिस गया ही नहीं हूँ तो मेरे पास कोई डायरी वायरी कुछ रहेगा ही नहीं, और डायरी एक दिन में बैठ के नहीं बना सकते। क्लाइंट के पास क्या काम किया वो पूरा डिटेल में लिखना है वहां पे। ठीक है, तो वो ऑडिट नोटबुक वो इवन सीए इंस्टीट्यूट को भी एज ए एविडेंस तो ना बता सकते, कोर्ट ऑफ लॉ में भी वो अलाउड है। आ समझ में? चलो तो अभी इस पे कंटेंट क्या क्या रहेगा, ऑडिट नोटबुक यानी कि डायरी। ठीक है, चलो पहला, नेम ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज, बिजनेस का नाम, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उसके नीचे सीईओ, उसके नीचे डिविजनल मैनेजर्स, उसके नीचे बाकी के लोअर असिस्टेंट मैनेजर्स, उसके नीचे हेड्स, बाद में स्टाफ वगैरह। तो ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर तुम लोग को लिखना है। ये क्यों लिखना है, ताकि समझ में आए कि किसको क्या अथॉरिटी है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन ऑफ एमओए एओए, जो अकाउंट्स को अफेक्ट करेगा स्पेशली, वैसे हर प्रोविजन लिख के रखो। जो लीगल रहेगा वो सब नहीं लिखा चलेगा, लेकिन जो अकाउंट्स को अफेक्ट करेगा वैसे कोई प्रोविजन रहेंगे तो वो लिख के रखो, ऑडिट के टाइम पे काम आएगा। कम्युनिकेशन विद प्रीवियस ऑडिटर, ये ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने से पहले का ही पार्ट है। मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन एंड इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, मैनेजमेंट से अपन बात करेंगे इनिशियली, बिजनेस क्या है, क्या कौन कौन से एरिया में है, क्या क्या प्रोडक्ट्स है वगैरह, तो वो सब बात। लिस्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन बाय द एंटरप्राइज, क्या क्या बुक्स अकाउंट लोग मेंटेन कर रहे हैं। अकाउंटिंग मेथड, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम फॉलोड बाय द एंटरप्राइज, एप्लीकेबल लॉज वगैरह, वो एंटिटी को क्या क्या एप्लीकेबल है। की मैनेजरियल पर्सनल, केएमपी कौन है। ठीक है, केएमपी में सीए भी काउंट होता है, सीएस भी काउंट होता है, सीईओ, एमडी, ये सब काउंट होते हैं। तो ये केएमपी में कौन कौन है, साइनिंग अथॉरिटीज कौन कौन है। एरर्स एंड फ्रॉड्स डिस्कवर्ड, ये तो एकदम ध्यान से लिखना पड़ेगा, वो भी डिटेल में, कितने कौन से दिन पे एरर कहाँ पे मिला, फ्रॉड कहाँ पे मिला, कौन सा अकाउंट में मिला, उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट कैसे किया। वो लोग को जब भी हमने मेल पे पूछा तो उन्होंने क्या रिप्लाई किया, कितने दिन बाद किया, हमने आगे एक्शन क्या लिया, हमने बॉस को क्या बताया, बॉस ने फर्दर इंक्वायरी क्या किया, गवर्नमेंट को हमने कैसे इन्फॉर्म किया, ये पूरा डिटेल उसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, मैटर्स रिक्वायरिंग एक्सप्लेनेशन और क्लैरिफिकेशन, ऐसे मैटर्स के जिसके लिए मैनेजमेंट से अपने को एक्सप्लेनेशन वगैरह मांगना पड़ेगा। स्पेशल पॉइंट्स के जो स्पेशल अटेंशन देना चाहिए, वो सब पॉइंट्स यहाँ पे लिखा जाएगा।